अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मौसम के हवाले से, जहां पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मानसून बारिशों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ रिमझिम ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। मैं भी अभी जब ऑफिस आ रहा था तो मैं देख रहा था कि सड़कों पर जिस तरह से पानी खड़ा हुआ है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको हम ये कहते हैं कि डेवलप्ड इलाके बन चुके हैं। जैसे हम गुलबर्ग की बात करते हैं, हम डिफेंस की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हम वहाँ देख रहे हैं कि जो निकासी आपका सिस्टम है वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं उसको मैनेज किया गया, और अभी तक बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो कि पानी से भरी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। प्री मानसून तो हम देख रहे हैं कि अब ये शुरू हो चुका है सिलसिला, लेकिन अब की बार शुरू होने वाली जो बारिशें हैं अब उनसे यही लग रहा है कि बादल खूब बरसेंगे। दूसरी जानिब इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो उसके नुकसानात से बचने के लिए क्या पेशगी इकदाम किए गए हैं, क्योंकि हमेशा से ही हम ये देखते हैं कि जो रवायती तरीक़ाकार अपनाते हुए जब पानी सर से गुजर जाता है तो उसके बाद हमारी जो सरकारी मशीनरी है वो हरकत में आती है। चंद रोज़ कबल मरीम नवाज शरीफ ने भी इस हवाले से बात की थी और उन्होंने यही कहा था कि हम हमेशा सैलाब आने का इंतजार करते हैं जब बारिशें होती हैं, जब हर चीज़ का हमें अंदाज़ा होता है। महकमा मौसमियात की तरफ से भी सारा एक स्केड्यूल बताया गया होता है कि मानसून सीज़न कब तक जारी रहेगा, कितनी बारिशें इस बार मुतवक्के हैं, लेकिन तैयारी उस तरह से नहीं की जाती। लेकिन जो अच्छी एक बात है वो ये है कि एक तवील और शदीद गर्मी के बाद जो मौसम था वो अब काफ़ी खुशगवार हो गया है। तो इस मौसम से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं लोग इस वक्त, और साथ ही साथ जो बिजली के बिलों का एक झटका लोगों को लग रहा था, शायद अब इस अच्छे मौसम की वजह से उसमें कुछ रिलीफ मिल सके, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो रिलीफ देने का कोई सिलसिला नहीं है। बल्कि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इस पर आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया। भारत T20 क्रिकेट का सुल्तान बन गया। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के चर्चे होंगे अब लंदन में। मीठे मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल से जिस्म पर होने वाले खतरनाक असरात। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां भारत ने हरा दिया है साउथ अफ्रीका को और वो T20 क्रिकेट का सुल्तान बन चुका है। सनसनीखेज मुकाबला हुआ जिसके बाद जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर एक बार फिर से T20 का आलमी चैंपियन हिंदुस्तान बन चुका है। और जो प्रॉपर एक जिसको टीम स्पिरिट, टीम वर्क कहा जाता है, वो हमने इस पूरे ही टूर्नामेंट में देखी है, लेकिन उसका बड़ा ही शानदार मुजाहरा एक बार फिर से हिंदुस्तान ने फाइनल में भी किया है। तो 17 साल बाद दोबारा T20 का वर्ल्ड चैंपियन भारत इस वक्त बन चुका है, और इससे कबल भारत 2017 में भी पहली बार फाइनल जीता था। हफ्ते की शब को हम देख रहे हैं कि होने वाले इस मैच में 177 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया है। जनूबी अफ्रीका ने की जो टीम है उसने 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए और उससे 7 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बड़ी ज़बरदस्त ये जीत है भारत के लिए। 2017 में भी हमने देखा था कि पहली बार भारत फाइनल जीता था, और अब 7 साल के बाद दोबारा से हम देख रहे हैं कि भारत इस वक्त चैंपियन बन चुका है। इसी पर मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने मैं ज्वाइन किया है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हिंदुस्तान को उसकी जीत पर तो मुबारकबाद हम सब ने भी दी है और वो इसके हकदार भी थे। आप क्या देख रहे हैं कि जिस टीम स्पिरिट की हम बात करते हैं, जिस टीम वर्क की हम बात करते हैं, वो हमें हिंदुस्तानी टीम में नजर आया है? उनके तमाम प्लेयर्स ने परफॉर्म करके दिखाया है। कोहली के हवाले से जिस तरह से बात की जा रही थी, सेमीफाइनल के बाद हमने देखा कि रोहित शर्मा की एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी कि कोहली अपनी जो तमाम एनर्जी है वो फाइनल के लिए बचा के रख रहे हैं। इसी तरह का बयान राहुल द्रविड़ का भी था, और फिर वही सब हुआ। अस्सलाम वालेकुम। देखें तो ऑब्वियसली अपना कांग्रेचुलेट इंडिया को बनता भी उनका जीतना, और आई गेस ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है क्योंकि विनिंग स्ट्रीक के साथ वो फाइनल्स तक गए थे और फाइनल्स भी जीत के यहाँ पर आए। साउथ अफ्रीका की बात करें तो टूर्नामेंट बड़ा अच्छा रहा। ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा साउथ अफ्रीका जीते, एक नया चैंपियन आपको नजर आए, लेकिन चोकस जोन से अनफॉर्चुनेट वो चोकस का अटैक स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग में मंडला रहा था। क्लासा बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहे थे। डिकॉक की बात करूं, लेकिन जैसे ही क्लासा आउट हुए उसके बाद आपने देखा कि एकदम बुमराह का जो एक स्पेल था वो एक चेंजिंग अपना स्पेल था। यहाँ पर अक्षर पटेल की बात करें, एक कलेक्टिव टीम एफर्ट आपको नजर आता है, और आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया कि एक जेलअप स्क्वाड आपको नजर आता है। चाहे आप बात करें डगआउट की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स इस वक्त इन दुनिया की मैं बात करूंगा, राहुल द्रविड़ बैठे हुए हैं। सबसे अच्छी चीज जो सी इस वक्त, अगर आप पूरे अनवर भाई, अगर आप पूरे ओवरऑल अपना चीज निकाल के देखें तो राहुल द्रविड़
ये वही लॉट लेके अंडर 19 से कैरी कर रहे हैं इंडिया की चैंपियन बनने तक। आप देखें कि इस दफा तीन अपना फाइनल्स वो खेल चुके हैं, चाहे आप टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की बात करें, चाहे ओडीआई की बात करें, चाहे टी20 को लिफ्ट अप किया है और हायर नोट के ऊपर उन्होंने जाके अपना राहुल द्रविड़ ने भी थैंक यू किया कि बस अपना मैं आगे जो उनसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। दैट्स अ हाई नोट स्पिरिट ओवर हियर। तीन अपना जो बड़े प्लेयर्स हैं, जडेजा की बात करूं, विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की तो सब बात करते हैं, लेकिन मैं जडेजा की बात स्पेसिफिकली करना चाहूं। अगर आप पूरे उसके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, बड़ा एक पासमानदा इलाके से बिलोंग करता था, बड़ी मुश्किलात अपना उन्होंने गुजारी अपना क्रिकेट खेलने के लिए। कौन जानता था कि ऐसा रिजल्ट अपना जडेजा देने में कामयाब होंगे। एक वो प्लेयर है हमेशा इंडियन टीम के अंदर जो कि अब बहुत तगड़ा है, हमेशा वो परफॉर्म करके देता है, लेकिन साइलेंट हीरो है, ज्यादा उसकी बात नहीं होती, उसकी बात होनी चाहिए। जिस तरीके से परफॉर्म करता है, एक बैकबोन हमेशा एक ऑलराउंडर पोजीशन की वो हैसियत रखता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इंडियन टीम की बात करें, चाहे बैटिंग की बात करें, चाहे बॉलिंग की बात करें, चाहे फील्डिंग की बात करें, 100% दिया जरूर। सूर्य कुमार यादव का वो कैच थोड़ा सा उसमें अब क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं, लेकिन मामला खत्म हो चुका हुआ है। छक्का था, मैच आखिरकार इंडिया जीत गया, लेकिन कांग्रेचुलेशंस इंडिया को, दे डिजर्व टू विन इट, जिस तरीके से वो पूरी ओवरऑल क्रिकेट खेले। अच्छा, ये पॉइंट मैं आपके साथ रेस करने वाला था, आपने खुद ही इस पर गुफ्तगू का आगाज कर दिया है। इस पर थोड़ी सी बात मजीद कर लेते हैं। आईसीसी के कुछ रूल्स हैं जो कि अब मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर हर बंदा हमें शेयर करता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, हम देखें कि भारत को एक एज जरूर दिया जाता है। देखिए, हाई इंटेंसिटी मैच होता है क्योंकि फाइनल्स है और आपको पता है कि प्रेशर सिचुएशन भी उस वक्त होती है। और जो उस वक्त सिचुएशन थी, मैं बड़ा हैरान था कि इतना ज़्यादा क्लोज उसको वॉच क्यों नहीं किया गया। ऑब्वियसली अपना आपको पता है कैमरास लगे हुए हैं, थर्ड अंपायर बैठा है, थर्ड अंपायर के डिसीजन को आपको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन जब जैसे ही मैच खत्म हुआ तो फिर शायद हमारे भी आपको पता है साइंसदान है बहुत से लोग, वो जूम इन करके ज्यादा देखते हैं कि आखिर था क्या, और वो छक्का ही था क्योंकि रोब को टच हो रही थी उनका अपना। अगर मैं थंब की बात करूं शायद वो टच हो रहा था उसको, लेकिन जो भी था मामला अनफॉर्चुनेट रहा। साउथ अफ्रीका के साथ अगर बात करूं, बड़ी बैड लक रही। आपको याद हो, चाहे वो बारिश के मैच की बात करें, वर्ल्ड कप के अंदर बेचारे हार गए थे जब वो डकवर्थ ने एक रोल प्ले किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने सेमीफाइनल्स के उनका जो एक सफर था वो खत्म किया। टी20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, सो बहुत से उनके डिसहार्ट रहे हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें, लेकिन एक चीज है, चाहे इंडिया जीता है, साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना पड़ेगा। जो क्रिकेट उन्होंने इस पूरे अपना टूर्नामेंट के अंदर खेली है, बेशक वो चोक कर गए फाइनल्स के अंदर, लेकिन जो मुझे अच्छी चीज लगी थी कि इतने क्लोज मार्जिन मैचेस उनके गए, चाहे नॉर्मल टीम्स की बात करें, चाहे बड़ी टीम्स की बात करें, बड़े क्लोज मार्जिन मैचेस उनके गए। इतना आसान नहीं था साउथ अफ्रीका के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स तक रसाई लेना। बहुत से तगड़े प्लेयर्स हैं। माकरम की बात करें, माकरम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी लिफ्ट अप किया, अनफॉर्चुनेट वो नहीं कैरी कर सके। डिकॉक की बात करें, लेकिन जो इनिंग्स क्लासा ने खेली है, शायद वो हर बॉल उनकी मिडल तो हो रही थी, लेकिन वो एक बैट पैच तो आता, अगर वो ना आता तो शायद आज हम साउथ अफ्रीका के गुण गा रहे होते। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से भारतीय टीम की हमने बैटिंग देखी है, बॉलिंग देखी है, फील्डिंग देखी है, तमाम ही जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने आउट क्लास उसमें परफॉर्मेंस दिखाई है। सब कुछ हमें परफेक्ट दिखाई दे रहा था। आपने बहुत से लोगों का नाम लिया है, जिस तरह से राहुल द्रविड़ की अगर हम बात करें, जिस तरह से टीम को लेकर वो चले हैं। अगर उनके कैप्टन की बात करें, रोहित शर्मा की कप्तानी को आपने किस तरह से देखा? क्योंकि बड़े एग्रेशन के साथ वो खुद भी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी देते रहे हैं। ऑन फील्ड जो एक प्लानिंग हम रोहित शर्मा की देखते रहे हैं, जिस तरह से वो बुमराह को वापस लाते हैं या अपने किसी भी बॉलर से उन्होंने अटैक करवाना होता था, तो वो बड़े जबरदस्त तरीके से मौके पर प्लानिंग करते हैं। हमारे भी कप्तान हैं, उनके हाथ पांव फूले होते हैं। अनवर भाई, मुझे अगर रोहित शर्मा की बात करें तो आपको याद है कि जब आईपीएल खेला जा रहा था तो रोहित शर्मा से उससे पहले भी जब वर्ल्ड कप जो पिछला अपना गुजरा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी कि क्रिकेट फील्ड के ऊपर वो प्लेयर्स के साथ उनका जो रवैया वो अच्छा नहीं है। आपको याद हो, उनके ऊपर फिर एक पूरा चला था कि शायद उनको कप्तानी से उतार दिया जाए। फिर आईपीएल की बात करो, मुंबई इंडियंस में आपको याद हो पांड्या जो उनसे वो कप्तान थे, रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे। उस पर भी बहुत ज्यादा बहस हुई कि आखिरकार रोहित शर्मा की क्रिकेट कैरियर खत्म तो नहीं हो रहा। लेकिन हमेशा बात करते हैं ना, जो एक बड़ा प्लेयर होता है या बड़ा बॉलर है या बड़ा कप्तान है, वो अपने परफॉर्मेंस से जवाब देता है। और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से इस टीम को बैकअप किया, चाहे वो विराट कोहली की बात करें, एक चीज तो मैं ठीक है, हमारे इस वक्त गलत अपना मामला चले हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, बेशक हम बाहर हो गए, लेकिन इस चीज को शायद आप मेरे साथ एग्री करें कि विराट कोहली अगर पाकिस्तान में होता तो हमने उसको बेइज्जत कर करके मार देना था, जो उसकी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप के अंदर। विराट कोहली का आपको पता है, ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो हमेशा वो बड़े मैच का प्लेयर है। उसने फाइनल्स के अंदर भी दिखाया कि क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो बड़ा स्कोर कर सकता है अंडर प्रेशर की। अगर बात करें विराट कोहली चेजिंग का, तो मैं उसको हमेशा से किंग मानता हूं कि जिस तरीके से वो चेज करता है, लेकिन उन्होंने प्रेशर इनहेल नहीं किया यहाँ पर जिस तरीके से वो कर रहे थे। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस विराट कोहली की रही। फिर बैकअप जब एक कप्तान का आपके साथ हो, मैंने कहा ना एक जेलअप स्क्वाड हो। मैंने राहुल द्रविड़ की एक अपना वीडियो भी देखी थी, पिछले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, सेमीज की बात कर रहा हूँ।
जब विराट कोहली जल्दी आउट होकर वापस पेविलियन में चले गए तो राहुल द्रविड़ उनके पास गए, उन्होंने तब तक उनको अपना एक थोड़ा सा टैप किया कि यार रिलैक्स रहो। दैट्स द बैकअप आपको चाहिए होता है। हमेशा कोच की बात करें, कोचेस की आपने बात करें, डैरेन सैमी की अगर आप बात करें, मुझे एक चीज अच्छी लगती थी वेस्ट इंडीज फील्ड के अंदर के वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखते थे। आपने देखा होगा राउंड द कॉर्नर वो घूमते रहते थे, बॉलर्स को वो करते थे। ये कोच का काम है। मैं बॉलिंग कोच की हेड कोच की बात कर रहा हूँ। चले हेड कोच नहीं तो एटलीस्ट बॉलिंग कोच का ये काम है ना कि डगआउट में लिखता रहे बैठ के। ये चीज नहीं होती, आपको बिजी रखना पड़ता है, आपको स्ट्रैटेजी प्लान्स देने पड़ते हैं। जो भी मामला पाकिस्तान क्रिकेट का, अल्लाह करे एक अच्छा स्टिंग ऑपरेशन। अच्छा वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खिलाड़ियों को बैकअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स अब हमारे गुजर चुके हैं जिसमें पाकिस्तानी टीम के वही प्लेयर्स हैं, 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि वही हम टीम में उनको देखते हैं, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी वो टीम में मौजूद होते हैं। आपको लगता है मजीद इन्हीं प्लेयर्स को हमें बैकअप करना है या फिर इन प्लेयर्स को भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से विराट है, रोहित शर्मा है, जडेजा है, अगर ये अपने आप को अब टीम में से अलग कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस देने के बाद, हमारे प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस भी नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो टीम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, किसी ना किसी लॉबिंग के थ्रू, किसी ना किसी प्लानिंग के थ्रू, किसी ना किसी रिसोर्सेज के थ्रू वो दोबारा से हमें टीम में नजर आ रहे होते हैं? देखिए अनवर भाई, सबसे पहले तो अगर छोड़ने की बात करूं, उससे पहले तो जो एक एक्शन लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें कि जी आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट लाजमी खेलनी है, जो कि 4 डे क्रिकेट आपकी बनती है, उसमें ओडीआई क्रिकेट भी आपकी है, लेकिन अल्लाह करे कि इम्प्लीमेंट हो। मैंने कहा ना कि खाली वर्बली कहना, कागजी कार्रवाई करना है, उस पे वो चीज सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये चीजें तो पहले भी जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें क्लॉज ये मौजूद हैं, पर ये कहाँ खेलते हैं? मैंने ये कहा ना आपको कि वो क्लॉज है कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप जब एलिजिबल हो तो उसके अंदर एक क्लॉज लिखा हुआ है कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपनी खेलनी, जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, लेकिन उसको कितना इंप्लीमेंट किया जाता है ये आपके सामने की बात है। जो हालात आप देख रहे हैं लड़कों के, इस वक्त या बैकअप प्लेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कल भी एक मीटिंग हुई थी जिसकी खबरें आ रही थी कि डोमेस्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा बात भी हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे हमने क्या क्या अपना कोचेस को जो उनसे हायर करना है, हमने यहाँ तक कि नीचे लेवल के ऊपर कोचेस को हायर करना है। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको अंडर 19 पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, अंडर 19 बेसिकली आपका स्टार्ट लेवल होता है। हमारे अगर हम बात करें पूरे साल की मैं बात करूं तो मुझे सिर्फ इतना आप बेशक सर्च आउट करके बता दें कि कितने अंडर 19 के टूर आपके पूरे साल के अंदर होते हैं। वैसे अगर मैं दूसरी टीम की बात इंडिया की कर रहा हूँ, ये सारा का सारा लॉट अंडर 19 से कैरी कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा एक इशू अनवर भाई ये है कि हमारा जो बड़ा कोच है, जो बड़े नाम के प्लेयर्स हैं हमारे, जो बड़े हैं, रिस्पेक्टेबल है मेरी अपनी जगह पे, क्यों नहीं अंडर 19 के साथ काम करते? मुझे पता है फाइनेंसेस के मसले आते हैं, बाकी चीजें हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी पड़ेंगी। अंडर 19 वो प्रोडक्ट है जहां से आप इंटरनेशनल लेवल के लिए डोरवे खोलते हो, लड़के के लिए आप उसको ग्रूम करते हो इंटरनेशनल। हम नहीं करते उस चीज पे। लेकिन अवैस हमने तो डोरवे पीएसएल को बना लिया है। पीएसएल की एक एडिशन में आए, एक मैच में परफॉर्म करें, आप विकेट लेके दिखा दें, आप एक सेंचुरी करके दिखा दें, उसके बाद सीधा आपको टिकट मिल जाती है नेशनल टीम की। तो क्यों कोई डोमेस्टिक खेलेगा? क्यों कोई अंडर 19 पर तवज्जो देगा? हमने खुद सिस्टम खराब किया, हमने खुद खराब किया ना। देखिए अब वो मैंने कहा ना कि अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कागजी कार्रवाई से मुझे नहीं लगता कितना फर्क पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे चेयरमैन साहब ने भी उस दिन कहा कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे हम पाकिस्तान नहीं खिलाएंगे, आप जाके डोमेस्टिक खेलो, और यही होना चाहिए। मैं याद होगा आपको उस दिन भी बता रहा था कि इंडिया के अगर प्लेयर की मैं बात करूं तो इंडियन प्लेयर ने 30 से 40 अपना रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हुए हैं, वो एक्सपीरियंस लेके इस टीम के अंदर आ रहा है। आप बैकअप प्लेयर्स की जब बात करते हैं भी, उनका जिम्बाब्वे का टूर आप उसमें देखें, क्या विराट कोहली चले वो तो रिटायर हो चुके हैं, जो बड़े नाम है क्या उस टीम के साथ मौजूद है? नहीं है, उन्होंने रेस्ट दिया लड़कों को। ये चीज आपको प्लानिंग सोचनी पड़ती है। मैंने कहा ना कि आपके पाकिस्तान शाहीन्स के, पाकिस्तान अंडर 19 के टूर्स कितने होते हैं साल के, जहां पर आप बैकअप प्लेयर को तैयार करते हो, प्लेयर तगड़ा है उसको वापस आप उसमें भेजते हो कि जाके परफॉर्म करके अपनी एक जो रिदम है उसको बरकरार रखे। नहीं होता, आपको इस सारी चीजों पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सीरीज इंपॉर्टेंट, आपकी टेस्ट मैच, अपना टेस्ट चैंपियनशिप है बांग्लादेश के खिलाफ। अल्लाह करे कि आपको डिफरेंट टीम अब नजर आए, बेशक टेस्ट सीरीज है लेकिन अच्छी टीम आपको नजर आए इस वक्त। चलें, हम भी यही ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तानी टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई हमें दिखाई दे। अच्छा, जिस तरह भारत की जीत में हमने देखा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रोल रहा है जसप्रीत बुमराह का, और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया है। बुमराह की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से रेट करेंगे? जिस तरह से हमने देखा कि वो बुमराह को रेस्ट भी करवाते हैं, क्रूशल मैचेस में भी यूज़ करते हैं, कुछ सीरीज से उन्हें स्किप भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो ट्रेंड हम कुछ और ही देख रहे हैं कि हमें शाहीन हर ही मैच में चाहिए, शाहीन को हम रेस्ट भी नहीं देते हैं, फिर हम शाहीन पर तनकीद भी करते हैं। हारिस रऊफ की अगर हम बात करते हैं, डेथ ओवर्स की तरफ हम देखते हैं तो सोशल मीडिया पर अभी भी बहुत ज़्यादा मीम्स इस तरह की चल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर हारिस रऊफ कोई डेथ ओवर करवा रहे हो तो वो तो 15-20 स्कोर आराम से खा लेते हैं।
देखिए, अगर इंडियन बॉलिंग लाइनअप की बात करें, जहां हम बात करते हैं ना हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, वहां आप इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अर्शदीप की बात करूं, पेस नहीं है लेकिन बहुत तगड़ा बॉलर है, लेफ्ट आर्म की बात कर रहा हूं, अभी बल्कि यंग है, इतना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन T20 में वन ऑफ द बेस्ट है। बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड है। आप उनकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग लाइनअप की चेक करें ना कि उनके पास काफी जो तगड़े बॉलर्स हैं, वो बैकअप बॉलर्स इस वक्त वो बैठे हुए थे बाहर बेंच लाइनअप के ऊपर, जो कि सिराज की मैं बात करूं, जो कि कंसिस्टेंटली खेलते हुए आते हैं इस टीम के लिए, वो बाहर बैठे हुए थे। इतनी डेप्थ जो सी है वो इस वक्त कैरी करते हैं टीम के अंदर। लेकिन जितने भी मामला पाकिस्तान अगर टीम की बात करूं, जो हमारा एक प्रोसेस है वो ये है कि हम लोग रोटेशनल पॉलिसी हमारी है कोई नहीं। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, हमने हर मैच खिलाना है। अगर हम हारिस की बात करें, हमने हर मैच खिलाना है। बुमराह मुझे आज भी याद है, कुछ क्लिप्स उनके चलते रहते हैं जब वो अहमद शहजाद वाले मामले पे जो काफी मशहूर आजकल हुए हैं। आपको याद हो लाहौर लायंस खेलने गई थी जब होता था चैंपियंस लीग होती थी इंडिया के अंदर, वहां पर वो मुंबई इंडियंस पे खेल रहे थे बुमराह। उस बुमराह को अगर मैं कंपेयर करूं आज के बुमराह से, जमीन आसमान का फर्क है। आपने जब मार्क लगाई थी वो डिफरेंट ऑर्डिनरी बॉलर नजर आता था। आज अगर उसकी स्किल लेवल की बात करूं, जिस तरीके से वो दोनों वेज पे स्पिन करता है, फिर उसके बाद आपने उसका डेथ ओवर्स के अंदर एक इकोनॉमी रेट आपने चेक किया है, वन ऑफ द बेस्ट है उसका दुनिया के अंदर, आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन जो रोटेशनल पॉलिसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम नहीं करते। हमने हर मैच खिलाना है, चाहे वो आयरलैंड की सीरीज है, चाहे सीरीज, हमने हर मैच खिलाना है। मैंने आपको बैकअप प्लेयर्स की बात की ना, भी जो दिखावे सीरीज आ रही है उसमें आप प्लेयर्स चेक कर ले उठा के, क्या बुमराह जा रहे हैं खेलने के लिए, नहीं जा रहे, क्या अपना दूसरे जो लड़के उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, क्या वो जा रहे हैं खेलने, हार्दिक पांड्या नहीं जा रहे, उनको रेस्ट प्रॉपर दिया जा रहा है। रोटेशनल पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है उनकी। ठीक हो गया। और ये रोटेशनल पॉलिसी अब मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम में भी अब हमें किसी ना किसी सूरत में शायद नजर जरूर आएगी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से बात करते हुए दिखाई दिए कि एक बड़ी सर्जरी करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, इस तरह के अल्फाज तो यूज किए गए हैं, आपको लग रहा है कि कोई रिजल्ट इस तरह का, कोई बड़ा रिजल्ट सामने आएगा कि पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं, अब वो जो प्लेयर्स के पास एक पावर मौजूद है वो उनसे ली जाएगी और फैसले बोर्ड करेगा? देखिए, अगर ये कर देते हैं, क्या नाम है, मोहसिन नकवी साहब ने जो एक अच्छी बात है, जो एक स्टेप फॉरवर्ड की है, चाहे वो हारिस वाला जो एक इशू बना था उनकी फैमिली के साथ, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बात करें, तो स्टेप तो बड़े तगड़े थे उनके कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ पे हम डटे हुए हैं। अगर आप डटे हुए हैं इस चीज़ पे, फिर आपको डटना पड़ेगा। यहाँ पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप की जब हमेशा हम बात करते हैं, वो बड़ी टफ जॉब है, हकीकतन कह रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेटर अनफॉर्चुनेट की बात करें या एक सच बात है कि हमने उसको इतना तगड़ा हीरो बना दिया हुआ है कि अब वो आंखें भी दिखाता है क्रिकेट बोर्ड को। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा तगड़ा अपना चेयरमैन चाहिए जो कि आगे भी आंखें दिखा सके कि भाई नहीं, क्रिकेट बोर्ड बड़ा है, बाद में आप हो, या पाकिस्तान पहले, बाद में हम सब हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होगी अगर आप इस पॉलिसी को लेके और इम्प्लीमेंट करते हो, खास करके चाहे सख्ती की बात करें, चाहे लीग्स की बात करें, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, चाहे फिटनेस की बात करें। सबसे बड़ा इशू आपके प्लेयर्स का फिटनेस का है। कल अच्छी चीज थी जो मुझे भी वीडियोस आ रही थी हाई परफॉर्मेंस सेंटर से कि बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स अपना इस वक्त फिटनेस पे काम कर रहे हैं। ये आपको इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि बस वर्ल्ड कप खत्म हुआ 1-2 महीने के लिए बस सख्ती करें, बाद में फिर लड़कों को रिलैक्स करें। नहीं, अगर आपने क्वालिटी क्रिकेट दुनिया के अंदर खिलानी है तो उनको अपनी फिटनेस के ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तानी टीम की रही हैं T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद आपको लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट सामने आए थे लेकिन अभी तक डिसीजन कोई सामने नहीं आया, फिर से वही होता है, एक लंबी खामोशी होती है और उसके बाद फिर हम देखते हैं वही टीम दोबारा सौंप दी जाती है, तो फिर वैसे ही लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, आपको पता है कि इस वक्त वो मैनेजर रिपोर्ट जो उनसी उसके लिए इंतजार करें, गैस वो आज या कल जो उनसी मैनेजर रिपोर्ट उनको आज शायद रिसीव हो जानी है, क्योंकि ईद की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, सारे लड़के वापस भी आ चुके हैं। तो उनकी मैनेजर रिपोर्ट जब तक उनको नहीं होगी, फिर खबरें ये भी आ रही थी कि बाबर आजम शायद उनसे आज मुलाकात करेंगे जिसमें उन्हें डिस्कस वगैरह करना है। तो ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए, खासकर की बात करें, क्योंकि जब हम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की बात करूं या टॉप परफॉर्मर्स की बात करूं, वो भी गेटवे देख रहे होंगे कि पाकिस्तान टीम क्या कॉल हमें देती है या नहीं देती सीरीज के लिए। क्योंकि जब आप नए टैलेंट की, नए प्लेयर्स की बात करते हो, खास करके जब अपने होम कंडीशंस की, द बेस्ट टाइम है इनको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना, क्योंकि होम कंडीशन से वो ज्यादा वाकिफ होते हैं, उनको पता होता है, क्योंकि हर जगह वो खेले होते हैं, उनको बेहतर पता होता है कि किस किस्म की पिचेस यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं। तो बस रिपोर्ट का वेट है। आज अगर रिपोर्ट आ जाती है तो ये वीक मैंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ठीक है, लेकिन वैसे आप ये समझते हैं कि कोई भी रिपोर्ट जब भी मंजर आम पर आई है उस पर उसके बाद कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी है? वहाब रियाज के हवाले से बहुत से लोगों ने गुफ्तगू की है कि जी किस तरह से वहां पर वो डिनर मैनेज करते रहे हैं, वो टीम का जो फोकस था वो खेलने पर नहीं था, वो लोगों से मिलने बनाने पर था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बहुत से ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ इस चक्कर में थे कि USA में PR किस तरह से ली जाए, वहां का वीज़ा किस तरह से लिया जाए। तो खिलाड़ियों की जो मसरूफियात थी वो डिफरेंट एंगल से हमने देखा बातें निकलती आई। बहुत से साफी ऐसे थे जिन्होंने बाबर के हवाले से बात की है कि कहां से ये कार आई, कहां से ये सारे तोहफे आ रहे हैं।
इन तमाम चीज़ों पर भी तहकीक करने की ज़रूरत है। आखिर में हमारे स्टार्स हैं, अगर इन पर इल्ज़ाम लग रहा है तो जवाब या इन स्टार्स को देना है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना है? देखिए, वहाब रियाज की अगर बात करूं तो आपको पता है वहाब भाई पे बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है और आई गेस बनती भी है। जब आप एक चीफ सेलेक्टर हैं तो आप शायद चीफ सेलेक्टर ही रहें जो सिलेक्शन कमेटी की है। अब फिर एक नई पोस्ट आपने बना दी कि जनरल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सीनियर मैनेजर की बात मैं कर रहा हूँ। वो भी बड़ा हैरानकुन चीज़ थी कि जब एक मैनेजर है तो एक और मैनेजर क्यों पाकिस्तान टीम के साथ जा रहा है। ठीक है, शायद मामला आपने देखने होंगे, जो भी था पाकिस्तान टीम के साथ आपने रहना था अंडरस्टैंडिंग वगैरह के लिए, लेकिन अब वो चीज़ डिलीवर आप नहीं कर पाए। आपकी टीम की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है। अब बहुत सी वीडियोस आई, आपको पता लड़के बाहर फिर भी रहे थे। जो भी मामला था, आप चलो रिलैक्सेशन के लिए आप फिरते भी हो, जब आप एक प्रेशर सिचुएशन से गुजरे हो तो आपको टीम बॉन्डिंग सेशन या आपको एक अकेला टाइम चाहिए होता है ताकि मैं रिलैक्स रहूं। लेकिन ये जो मामला है, मैं कहता हूँ कि इसमें सब क्वेश्चनेबल है, चाहे वो मैनेजमेंट की बात करें, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त क्वेश्चनेबल वो लोग हैं जो कि टॉप परफॉर्मेंस की बात करूं डोमेस्टिक के अंदर जो कर रहे थे परफॉर्म, या चले आपने पीएसएल को एक अपना परफॉर्मेंस बेस उठाया हुआ था, उसामा मीर आपके कहाँ चले गए। उसके बाद 2-3 आपके प्लेयर्स की बात करूं वो कहाँ पर चले गए जिनका एक प्रॉपर T20 अपना जो एक ट्रैक रिकॉर्ड अपना नजर आपको आता था। हारिस की बात कर लूं, आमिर जमाल की बात करूं, आमिर जमाल आपको पता बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट थे, अनफॉर्चुनेट आप उनको कैरी नहीं किया। और पाकिस्तान शाहीन्स में भी नहीं है जो कि टूर कर रही है इस वक्त बाहर का, बड़ी हैरानगी वाली मेरे लिए बात थी। वो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है काउंटी के लिए। तो बहुत सी चीजें अकाउंटेबिलिटी के लिए यहाँ पर है। पाकिस्तान क्रिकेट को बात करनी पड़ेगी इस चीज पे और देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अब वो चीज नहीं रही आपकी कि बस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है। भाई आपने इंटरनेशनल के अंदर अगर जिंदा रहना है तो आपने कल को यूएस को भी मारना है, आपने अफगानिस्तान को भी मारना है। वो आसान टीमें अब नहीं रही। अफगानिस्तान देख लें, किसी ने सोचा था कि वो सेमीफाइनल तक जाएगी, बेशक उनकी जो भी परफॉर्मेंस रही, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था। आपको अकाउंटेबिलिटी अब करनी पड़ेगी इन मामलों की। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि छोटी टीमों के साथ हारने का जो हमारा एक सिलसिला था वो भी बड़ा चल निकला है, उस पर भी पाकिस्तानी टीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद है। दूसरी तरफ एक और मामला है जहां इस साल फरवरी में हमने देखा कि जय शाह ने जिस तरह से बात की थी कि हिंदुस्तान ही इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, उसके बाद बहुत से लोगों की तरफ से बयानात भी सामने आए, ट्वीट्स भी की गई कि किस तरह से ICC जो काम कर रहा है वो BCCI के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। तो माइकल वॉन ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया हिंदुस्तानी टीम को इस सारे वर्ल्ड कप में। अगर हम अफगानिस्तान की भी बात करें, उनके हवाले से भी खबर सामने आई थी कि वो 4 घंटे उनकी फ्लाइट डिले हुई थी, उन्हें प्रॉपर प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला था। तो ये सारी चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि दाल में फिर कुछ ना कुछ काला तो है। अब देखिए, आपको पता है इंडिया की अगर बात करो इन्फ्लुएंस तो है ICC पे, चाहे वो पूरी दुनिया की बात करें, चाहे आप वेस्ट इंडीज के अंदर जो लीग होती है उसमें भी उनका इन्फ्लुएंस। आपको पता है उनकी टीम वहाँ पर IPL की जो उनकी ऑप्शन टीम वहाँ पर खेलती है। साउथ अफ्रीका की बात करें लीग के अंदर, उनका भी बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट वहाँ पर है। UAE के अंदर अगर बात करें वहाँ पर भी इंप्लीमेंटेशन बहुत है। वो दुनिया के अंदर तो इस वक्त क्रिकेट को तो वो रूल कर रहे हैं। चाहे वो आप मैच की बात करें कि अगर वो मैच वॉश आउट होता तो मीडिया के राइट्स की बात करें, चाहे स्पॉन्सर्स हैं वो किस तरीके से पैसे वापस खींचते, तो वो USA क्रिकेट या वेस्ट इंडीज क्रिकेट को पता लग जाता है एक दफ़ा कि भाई हुआ क्या आखिर हमारे साथ। इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पर है। चाहे वो आप स्टे की बात करें, चाहे आपको उनका पूरे प्री प्लान की बात करूं कि उनको पता था कि अगर हम सेमीज के लिए क्वालिफाई करते हैं हमने कहाँ खेलना है, कहाँ फाइनल्स हमने खेलना है, कि उनको सारा का सारा प्रॉपर ब्रीफ हुआ था। ये चीजें तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। आपको याद हो कि पहले एक बिग 3 होता था, फिर बिग 2 हुआ, फिर अच्छी बात है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको आंखें दिखाई जब वो रेवेन्यू ऑफ शेयर की बात करें, जब वो आया था कि भाईजान खैर है कि खाली इंडिया ही आपको नजर आता है। तो आंखें दिखाने अब आहिस्ता आहिस्ता नेशन स्टार्ट हो चुके हैं कि आप हर चीज इर्द गिर्द आप नहीं घूम सकते इंडिया के। ICC स्टैंड्स एज अ फादर फॉर ऑल नेशंस, वो सबको क्रिकेट बॉडीज को जो सा इस वक्त वो बड़ा है वही देखता है सारे मामला, चाहे फाइनेंशियल्स की बात करें, चाहे जो भी एक्शंस की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मैं कहता हूं कि शायद इट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि जब आती है बात इंडिया की उस पर खामोशी आपको नजर आती है कि बिल्कुल कोई स्टांस नहीं आता। सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंजिंग पोजीशन है पाकिस्तान के लिए वो चैंपियंस ट्रॉफी है कि चैंपियंस ट्रॉफी किस तरीके से पाकिस्तान ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस यहाँ पर दिया और बैकअप भी करना चाहिए आपको। पाकिस्तान किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेगा, क्या इंडिया यहाँ पर खेलने आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ICC का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान का नहीं है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। ICC को अब देखने वाली बात है कि वो किस तरीके से रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सोशल मीडिया पर अब हम देख रहे हैं कि कैंपेन भी चलाई जा रही है, मुख्तलिफ स्टार्स भी उस पर बात कर रहे हैं, आम आवाम भी उस पर हमें बात करती हुई दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो एक ऐसा स्पोर्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, सबसे ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं, स्पॉन्सर्स भी ने सबसे ज़्यादा मिलते हैं। यही प्लेयर्स हैं जो फिर हमें क्रिकेट ग्राउंड में भी नजर आ रहे हैं, हमें एड्स में भी नजर आ रहे हैं, हमें डिफरेंट प्रमोशंस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो फिर बाकी खेल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जा रहा है। एटलीस्ट उन प्लेयर्स को बैकअप तो ज़रूर किया जाए जो कि पाकिस्तान से
बाहर जा रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत के आते हैं, मुख्तलिफ फाइट्स जीतते हैं, अगर हम पहलवानों की बात करें, हम मुख्तलिफ फाइटर्स की बात करें, बहुत से ऐसे हमारे और भी स्पोर्ट्स हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है जिस तरह से इन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो क्या वक्त नहीं आ गया कि हॉकी पर भी उसी तरह से तवज्जो दी जाए, फुटबॉल पर भी उसी तरह तवज्जो दी जाए, जो हमारे बाकी खेल हैं जिनको नज़रअंदाज किया हुआ है उन पर भी वैसे ही काम किया जाए? अनवार भी बिल्कुल ठीक बात आपने की, क्योंकि जब आप दूसरे स्पोर्ट्स के लड़कों के साथ बैठे होते हो या एथलीट्स के साथ बैठे होते हो, उनकी एक ही शिकायत होती है और होनी भी चाहिए कि सारा कुछ तो आप खा जाते हो। हकीकतन है, जितनी चाहे ब्रांडिंग की बात करें, चाहे मीडिया की बात करें, चाहे जो भी है, ज़्यादा आपको क्रिकेट ही नज़र आती है। मैंने कहा ना कि अगर एक छोटा बच्चा आप 10 साल का भी उठा के देख लें, उसको क्रिकेट का इन्हों पता होगा कौन कप्तान है कौन नहीं है। ऐसे भी अलमिया होते हैं कि आप भी इस वक्त एक शो कर रहे हैं, मैं खुद भी करता हूँ, लिटरली कभी कभी मुझे खुद हैरानगी होती है कि यार अच्छा चेस के अंदर इस लड़की ने परफॉर्म किया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हमारे पास 12 साल की मौजूद है, जो कि नहीं पता होता हमें, हमने कभी उस पर इन्वेस्टमेंट की ही नहीं होती, ना उसको कभी हमने हाईलाइट किया होता है। वक्त आ चुका हुआ है। अगर आप, मैं कहा ना कि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त दुनिया के अंदर। एक वो वक्त था, मुझे आज भी याद है, हम खुद 90s की पैदाइश हैं कि वालिदैन ग्राउंड से कान पकड़ के अंदर लेके आते थे कि अंदर बैठो जी, बाहर नहीं जाना। आज वही है, हम बच्चों को कहते हैं खुदा का वास्ता है यार, बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी करो, जो दिल करता है फिजिकल एक्टिविटी करो, चाहे फुटबॉल है चाहे बैडमिंटन है, खेलो तो सही, कम से कम एक वर्जिश तो आपकी होती है। अब टाइम है, हमें लड़कों को सपोर्ट करना होगा, हमारी जो फीमेल एथलीट्स हैं उनको करना पड़ेगा। खाली अब एक चीज की तरफ नहीं जाते, अब सीरियसली कह रहा हूँ कि मार्केटर भी जो है ना वो बड़ा तेज हो चुका है। चाहे स्पॉन्सर की बात करूँ, उसको कहो ना कि मैं तुम्हें बाबर आजम दूंगा, वो कहेगा मुझे बाबर नहीं चाहिए, मुझे टीम परफॉर्मेंस बताओ क्या है। तो अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक चीज पे आता जा रहा है। वो चीज है कि जितने ज्यादा स्पोर्ट्स को हम हाईलाइट करेंगे, ऐसा मीडिया पर्सन की बात करूं, ऐसा एन एक्सपर्ट की बात करूं, उतना ही ज्यादा उनको तरजीह मिलेगी। हमारा ये अनफॉर्चुनेट है कि हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करते ज्यादा स्पोर्ट्स को। लड़के हमारे, लड़कियों की बात करूं, वो हकीकतन आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम गोल्ड मेडलिस्ट हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कोई मेडल हमारा आ रहा होता है, लेकिन हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हमें हाईलाइट करने की उनको जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना जान जोखों का काम है। एक तरफ उनका दबाव है तो दूसरी तरफ जो अवामी तवक्कुआत हैं वो भी मौजूद हैं। IMF की हर बात नहीं मानी। मुसलसल मुज़ाकरात के ज़रिए अवाम को बहुत से मज़ीद जो टैक्सेस हैं उनसे महफूज भी रखा गया है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि 100% वो अवाम के साथ ही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कह रहे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर हैं। महंगाई 38% से कम होकर दोबारा 12% पर आ चुकी है। आलमी वाले से हम बात करें तो बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि आलमी बैंक ने दासों के लिए 1 अरब डॉलर की मंजूरी भी दे दी है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने PTCL के लिए 4 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। IMF ने बजट में टैक्स छूट और आयतें ख़त्म करने के फैसले को भी सराहा है और साथ ही साथ IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को सराहते हुए उन्हें मईशत के लिए ज़रूरी भी करार दिया है। IMF ने 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा भी किया है, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफा और इसके साथ साथ रवां माली साल के इब्तदाई 11 माह के दौरान तकरीबन 6 गुना हम देख रहे हैं कि इजाफा भी हो चुका है। जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि अवाम पर मजीद टैक्सेस नहीं डाले जा रहे, वहां पर हम देख रहे हैं कि आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। साथ ही साथ खबरें मौसूल हो रही हैं कि गैस की और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। तो आम आदमी पर तो हर तरह से बोझ डाला जा रहा है और जिस महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना साहब, समझ नहीं आ रही कि वो महंगाई कहाँ पर कम हो रही है। क्योंकि जब भी हम मार्केट्स का रुख करते हैं, अगर फ्यूल की प्राइसेस कम हुई थी तो मार्केट में उन चीज़ों का इतलाक किसी सूरत नहीं हो सका। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं ये उनका काम था इस चीज़ को यकीनी बनाना कि जो भी रिलीफ दिया गया है वो अब आवाम तक पहुंचना भी चाहिए, लेकिन आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंच रहा और किस तरह से ये बातें की जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा से इजाफा कर दिया गया है, 2 महीने आवाम को रिलीफ दिया गया और आज वो रिलीफ वापस भी ले लिया गया है, तो इस तरह के जो इकदाम हैं उससे तो आवाम का जीना दो भर हो चुका है। और टैक्सेस की अगर हम बात करें तो टैक्सेस की इस वक्त भरमार है पूरी ही कौम पर और शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो कौम के साथ खड़े हैं। तो अब समझ नहीं आ रही है कि वो कौम के साथ खड़े हैं या वो IMF के साथ खड़े हैं, क्या मजबूरी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? 2 महीने हमने देखा कि रिलीफ दिया गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई, अभी क्या वजूहात हैं इसकी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यह है कि आई थिंक गवर्नमेंट को ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनकी जो कीमतों का तयन और ये जो इनका मैकेनिज्म है इसको डीरेगुलेट कर देना चाहिए और इस चीज़ से निकल जाना चाहिए, इस अनाउंसमेंट से ही निकल जाना चाहिए। इनका तयन इंटरनेशनल कीमत करती है, इनका तयन कंपनीज की मार्जिन्स करते हैं, इनका तयन जो डॉलर का रेट है वो करता है। सीरियसली गवर्नमेंट का जो इफेक्ट है वो उस लेवी तक है जो पेट्रोलियम लेवी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है और कुछ इंपोर्ट पे टैक्सेस। सो एक तो ये बात है। इस वक्त जो कीमतें दोबारा बढ़ी हैं उनकी वजह इंटरनेशनल प्राइस का बढ़ना है। जो पहले कीमतें कम हुई थी उसमें भी हुकूमत का कोई हाथ नहीं था बल्कि इंटरनेशनल कीमत गिर गई थी। सो इसको आई रियली थिंक कि ये हुकूमत जो हर 15 दिन बाद इसका या तो क्रेडिट या फ्लैग लेती है कि कीमतें बढ़ गई हैं, आई थिंक दैट्स वेयर इट इज। बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स जो रुपए की इस वक्त मुस्तहकम हुआ है इसका क्रेडिट ज़रूर आप दे सकते हैं अथॉरिटीज़ को कि पाकिस्तान में IMF का एक एंगेजमेंट हुई, एक मैक्रो स्टेबिलिटी हुई तो रुपया जो है वो 278 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर 290 या 300 होता तो कीमतें और ज़्यादा बढ़ी हुआ है। पर इसको संभालने का असल तरीका तो यह है कि लोग जो है एनर्जी एफिशिएंट हम मैकेनिज्म्स लाएं, अप्लायंसेस लाएं, एनर्जी की खपत को कम करें और पूरे एनर्जी सेक्टर को ठीक करके पाकिस्तान में जो एनर्जी एफिशिएंसी है उससे कीमतों को नीचे लाएं। ये तो एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी की? जब हम बात कर रहे हैं आए रोज हम यही सुनते हैं 5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, फिर किस तरह से हम इन तमाम मामलात को ठीक करेंगे? अवाम पर ही सिर्फ बर्डन डाला जा रहा है। जो लोग AC अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, रूम कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो पंखे चलाकर भी इस वक्त 10 से 15 हजार का बिल दे रहे हैं, तो कहां रिलीफ फिर कहां दिया जा रहा है? तो ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। असल मसला ये है कि जब तक आप रियलाइजेशन इस पे आएंगे नहीं कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है वो सीरियसली ब्रोकन है, चाहे वो गैस हो चाहे वो पावर हो। पावर ज़्यादा ब्रोकन है बिकॉज इस वक्त ऑफ कोर्स एक IPPs की कैपेसिटी का बोझ है, एक खपत टूट रही है यानी कि डिमांड टूटी हुई है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसकी पेमेंट हो रही है। जो टैरिफ का निज़ाम है वो भी ब्रोकन है, जैसे जैसे आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टैरिफ बढ़ता चला जाता है, हालांकि हमारे पास सप्लाई ज्यादा है। इसी तरह अगर आप देखें तो हम इस वक्त जो लेगेसी कॉस्ट्स हैं जो हमने वो भी आपसे चार्ज कर रहे हैं, फिर बेशुमार टैक्सेस हैं बिल में, सो पूरे बिल को ठीक करना है। फिर आप ये मतलब कभी कभी मैं हैरान होता हूं देख के कि हम इतने अरसे से दिहाइयों से डिस्कोस की एफिशिएंसी की बातें कर रहे हैं और वही मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं जब सरकार में 2008-9 में आया तो तब मैंने ही कहा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर करने के लिए मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स लिखे, बोर्ड्स तब्दील किए, पर इससे कुछ नहीं होता। मैं तब भी कहता था ये इंटरिम में हम करके देख लें, बट लेट्स मूव टू प्राइवेटाइजेशन। बहुत पुश किया कि किसी तरह प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा नहीं सके। आज भी 2 दिहाइयों बाद मैं यही कह रहा हूं कि वी मस्ट मूव टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस। ये स्टेट ओन्ड मोनोपोलीज जो हैं हमें तकलीफ देती हैं। नंबर 2 बात यह है कि इसी तरह हमारे जेनकोज हैं, ये क्या कि कोल पावर प्लांट मेरा ख्याल है कि पंजाब में गाना उस एक केजरी से लग जाएगा, पोर्ट कासिम में। वी हैव रियली थिंक कि अब थोड़ी सी अपनी जो सप्लाई साइड है उसको संभालना है। कहने का मकसद ये है कि हमें अब पूरा जो निजाम है उसकी तश्कील नौ है। ये बात आपकी दुरुस्त है। ठीक है। और जिस तरह से आपने IPP से बात की है तो आपको लगता है कि हम उनसे जान अपनी छुड़वा सकेंगे और अब तक ये मुमकिन आप नजर आ रहा है? देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी कैपेसिटी बिल्ड करती है अपने अंदर टू डू द प्रोफेशनल वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड टू डू। मैं आज भी कहता हूँ, चाहे वो आप बजट चाहते हैं बहुत आला हो, मसावी हो, टैक्सेशन मॉडर्न हो, हम ये विद होल्डिंग टैक्सेस से निकलें, हम कस्टम्स ड्यूटी निकलें, ट्रांजैक्शनल टैक्सेस से निकलें, जहां इनकम क्रिएट हो रही है उसको टैक्स करें। ये सब चीजें अगर आप चाहते हैं ना तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आपको अच्छे पैसे देकर अच्छे लोग लाने पड़ेंगे जो फिस्कल को, पब्लिक फाइनेंस को, एनर्जी सिस्टम्स को समझते हो और मॉडर्न निजाम पर पाकिस्तान को ट्रांजिशन करा पाएं। इसका सही जवाब यही है कि जब भी आप प्रिपेयर करेंगे मुल्क को टू ब्रिंग इन दिस काइंड ऑफ पीपल, मतलब तभी ये तरक्की आएगी। ली कुआन यू ने सिंगापुर में भी यही कहा था कि आई वांट टू हायर द बेस्ट पीपल, आई वांट टू हैव द पीपल हु कैन रियली मेक द चेंज। आई थिंक अभी तक ये शायद सिंक इन जो है हमारी स्टेट में अभी तक कर नहीं पा रहा इस चीज को, बट लेट्स होप कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ थिंग वेयर ये अदराक है कि हालात जो हैं वो बहुत चैलेंजिंग जवाब मांगते हैं। चैलेंजिंग जवाब से 3
5 साल में आपको एनर्जी, पाकिस्तान की ग्रोथ और पाकिस्तान की टैक्सेशन, ये 3 चीजें हैं जिनको पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर हमने ठीक करना है, हम कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, टैक्सेशन का तो एक रूल में जो मैं समझ सका हूं वो तो एक गवर्नमेंट ने सिंपल सा बना लिया हुआ है कि जो तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुलाजमत कर रहे हैं, सबसे पहले तो टैक्स उनसे लिया जाए, और दूसरा एक बड़ा जबरदस्त तरीका निकाल लिया गया है जो कि काफी अरसे से अब चलता आ रहा है, लेकिन उसमें मजीद इजाफा ही देखने में आ रहा है कि बिजली के बिलों में आवाम से टैक्स ले लिया जाए। तो फिर FBR की क्या जरूरत है जब हम अपने बिल में ही देख रहे हैं कि हर तरह का टैक्स और इस तरह के टैक्स हैं जो कि बयान करना भी मुमकिन नहीं है, वो तमाम टैक्सेस हम तो बिलों की मद में ऑलरेडी दे रहे हैं। आपकी ये बात दुरुस्त है कि हम रिलाई करते हैं अभी उन टैक्सेशन पे जो आसान हैं, इनडायरेक्ट हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेशन पे नहीं है, और अगर डायरेक्ट पे भी रिलाई करते हैं तो उन्हीं पे जो ऑलरेडी सेक्टर हैं। अभी भी रिटेल, होलसेल बहुत दूर है अपनी पूरी टैक्सेशन आने में। एग्रीकल्चर के निज़ाम में 9.5 अरब कलेक्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत ही छोटी रकम है कंपेयर टू जो कलेक्ट होना चाहिए। और तीसरी बात, जो रियल एस्टेट है उसको अभी भी 15% पे टैक्स कर रहे हैं। ये कौन सी निज़ाम है दुनिया का कि 39% पे वेज को, 39% पे पाकिस्तान की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को टैक्स किया जाए, और जो एग्रीकल्चर है और रिटेल है इसको आसान टैक्सेशन पे रखा जाए। सो ये सारी चीजें करने की बिल्कुल जरूरत है। आई थिंक इक्विटेबल, मॉडर्न, मसावी इनडायरेक्ट टैक्सेशन से निकलकर डायरेक्ट टैक्सेशन में जाना, ये ट्रांजिशन करना और डिजिटलाइजेशन का पहले मकसद समझ के डेटा एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो गया। पाकिस्तान डेटा रिच कंट्री है, मैंने हमेशा ये कहा है। नादरा, पावर, गैस, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, ट्रैवल, ये सारा डेटा मौजूद है। इसको यूज कीजिए और जाकर ये काम सारा खुद करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आई रियली होप कि ये सारी चीजें जो हैं ये हम अब एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करें, ना कि जो ओल्ड टैक्सेशन ऑफ द 90s है उसी में फंसे रहें, विद होल्डिंग, कस्टम्स ड्यूटीज, ट्रांजैक्शनल टैक्सेस। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से एक बार फिर से IMF कह रहा है कि 10 जुलाई से पहले बिजली की भी कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाए, तो ये जो गैस और बिजली के बिल्स हैं ये तो आम आदमी की तो हम बात करते ही थे। अब जो खास आदमी जिनको हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान में मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं, उनकी भी चीखें निकलवा दी हैं। तो ये जो कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, आपको लगता है फिर हुकूमत ही कमजोर होगी? अगर हुकूमत कमजोर होती है, हुकूमत चीजों को ट्रैक पर नहीं ला पाती है, और फिर अगर वैसे ही होता है कि इसी तरह वजीर आजम और जमहूरियत दोनों ही नहीं चल पाते हैं, तो फिर मुल्क किस तरह से आगे बढ़ेगा? ये आपकी बात दुरुस्त है, पर इसका जो असल निज़ाम है वो हमने खुद ठीक करना है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की बिजली के निज़ाम में एफिशिएंसीज पैदा करेंगे, नुकसानात को कम करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगे, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करेंगे, तो बिजली की कीमत कम होगी। मैं बार बार कहता हूं इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। IMF तो ये कहता है जो नेप्रा और ओगरा डिटर्मिन कर रहे हैं वो आप कीमत पास ऑन कर दीजिए। आई थिंक दैट इज द रियलिटी जो सिंक इन करनी चाहिए पाकिस्तानी में, और हमें इसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको खुद ठीक करना है। ठीक है। और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आप बात करें, आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस टेन्योर में, अब जो प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान खुद रन कर रही है और फिर वो लॉस में ही जा रहे हैं, और इस हवाले से हमारी आपके साथ प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। आपको लग रहा है, आपको वो इंटेंट इस बार नज़र आ रहा है? डॉक्टर साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, और बात सिर्फ यही की जा रही थी कि जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो फिर भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो उस पर रजामंद हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान एयरलाइंस को लेकर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लेकर, तो उस पर भी अभी मजीद बातचीत की जा रही है। और जैसे ही बजट आता है तो आम आदमी के लिए तो हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि महज जो फिगर्स हैं वो लोगों को नजर आते हैं, और उसके लिए सिर्फ यही देखा, आम लोगों के लिए यही ज़रूरी होता है कि उन्हें कोई सहूलत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर उनकी ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। और वही देखने में आ रहा है, अभी भी यही कहा जा रहा है कि 10 जुलाई से पहले पहले जो बिजली की प्राइसेस हैं, जो गैस के बिल्स हैं, वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि महंगाई का जो एक तूफ़ान है वो दोबारा से अब दाखिल होने वाला है इस सिस्टम में, जिसको रोकने के लिए अब हुकूमत के पास क्या प्लानिंग है ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर हुकूमत की जो मकबूलियत है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बारहा ये कह चुकी है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर आवाम को हर किस्म का रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अनोखे सफ़र के हवाले से जो कि 3 पाकिस्तानियों की जानिब से इस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि एक रिक्शे के ज़रिए 7 ममालिक का सफ़र करने जा रहे हैं। और ये सफ़री मुहिम पाकिस्तान से शुरू होकर लंदन में इख्तिताम पजीर होगी। इस मुहिम में टीम पाकिस्तानी कमांडर रिटायर्ड अब्दुल मालिक कुरैशी, लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड सैयद नासिर हुसैन और कैलाश से मुसरत नामी खातून भी शामिल होंगी, जो कि ईरान, तुर्की, यूनान, इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और बरतानिया तक का सफ़र रिक्शे में ही तय करेंगे। इस मज़कूरा मुहिम का आगाज़ रवां साल 14 अगस्त से होने जा रहा है। ऐवान सदर इस्लामाबाद से शुरू होने वाली इस मुहिम का इख्तिताम बकिंगम पैलेस लंदन में होगा। इस मुहिम की जो कामयाबी है उसके बाद टीम के अरकान पहले पाकिस्तानी बन जाएंगे जिन्होंने ऑटो रिक्शे पर 7 ममालिक के सफ़र का कारनामा अंजाम दिया है। अब किस तरह से ये मुमकिन हो सकेगा और किस तरह का एक तवील ये सफ़र है, एडवेंचर से भरपूर ये सफ़र है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड सैयद नासिर हुसैन, जो कि टीम लीडर हैं ट्रक 8 बतूता के, कमांडर रिटायर्ड अब्दुल मालिक कुरैशी हैं और मुसरत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नासिर साहब से। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस मुहिम का ख्याल आपको कैसे आया है और इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया न्यू टीवी का कि उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। बाकी ख्याल किस तरह आया? ख्याल इस तरह आया कि ये जो ओवर लैंडिंग है, जो ट्रैवलिंग है, ये मलिक साहब हमारा कोई 35 साल का साथ है, तो ये हमारे DNA में है। तो हम कुछ जब सर्विस से पहले कर नहीं सकते थे, जब सर्विस से फारिग हुए तो हमने कहा कि कुछ करें पाकिस्तान के लिए अनोखा। तो वो हमने फिर देखा कि किस तरह कर सकते हैं हमें पैशन के थ्रू, जो कि हमारा ओवर लैंडिंग है जी। तो हमने देखा कि 4 व्हील पे भी लोगों ने गए हैं लंदन तक, 2 व्हील्स पे भी गए। तो हमने कहा कि पाकिस्तान को हम आगे किस तरह लेके जाएं। जब हमने कहा पाकिस्तान को, फिर हमने कहा फिर कल्चर पे आते हैं, हेरिटेज पे आते हैं। तो वो हमने देखा कि रिक्शा एक ऐसा है जिसको हमने नाम बतूता दिया है। आपको सबसे पहले ये बता दूँ, ये हमारा बतूता है। बतूता हम फेमस एक्सप्लोरर जो मराकेश आपको पता है मुस्लिम, उसके नाम पे हमने कहा कि हमने कहा ये हमारा पाकिस्तानी बतूता है। अब हमने इसको लेके आगे दुनिया पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और ये 3 लेग्स में है। पहले में हमने लंदन इंशाल्लाह प्लान किया है, अगर ये इंशाल्लाह हो जाता है तो सेकंड में हमने अफ्रीका रखा है और थर्ड में पैन अमेरिकन हाईवे आर्टिक, यानी पूरा वर्ल्ड। जिस तरह बतूता ने एक्सप्लोर किए पूरी दुनिया, तो ये भी हम बतूते पे एक्सप्लोर करेंगे। वो गया पाकिस्तानी बतूता। अच्छा, ये हमने जब कहा कि इस पर हमने करना है, तो हमने कहा कि इसमें यूनिकनेस कहाँ से लाएँ, यानी ऐसा काम कि जो पहले नहीं है किया है। तो उसमें कहा हम इसमें एक लेडी डालते हैं कि जो कि हमारे मुल्क की जो है, क्योंकि एम्पावरमेंट आपको पता है 52% लेडीज़ है माशाल्लाह, तो उस पर हमें फ़ख्र भी है। तो हमने कहा उनको लेके सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट इस तरह हुआ कि बाय वर्च्यू कि हमने क्योंकि इनलैंड टूर्स किए थे, एक चोलिस्तान किया और अभी चिलम जोशी हुआ था चित्राल में जी, बमरीड में। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने कहा कि ये दिस इज़ द लेडी, हमें जो है ना यूनिकनेस है इसमें, और प्लस एक कल्चर हमारा सही शो हो रहा है। प्लस क्योंकि हम लंदन जा रहे हैं कि एक लंदन का बकिंगम पैलेस का एक ताल्लुक भी है कैलाश से। वो ये कि जब 2018 में केट और विलियम यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने स्पेशल कहा था कि मुझे कैलाश फेस्टिवल देखना और कैलाशियों से मिलना है। प्लस जो उनकी मदर थी डायना, उनके वालिद साहब जो थे वो चिताल स्काउट्स में मेजर थे, तो ये कनेक्शन था। तो हमने कहा कि लेट्स कि फिर चलते हैं। और दूसरी बात जो आपने शुरू में कही कि पाकिस्तानी तो होंगे, लेकिन अगर ये टीम बन गई है माशाल्लाह, जब तीनों जाएंगे तो इट विल बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जर्मन्स ने किया बतूते पे, रिक्शे पे, लेकिन एज अ टीम उसमें कोई फीमेल नहीं थी। तो ये सारा सिलसिला था। ठीक हो गया। अच्छा मालिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस रिक्शे को, जिसको बतूता का नाम दिया गया है, ये ड्राइव आप तीनों में से कौन करने जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। ड्राइव हम जो है ना, मेन जो 2 ड्राइवर हैं वो नासिर साहब हैं और मैं हूँ, लेकिन जो है ना साथ में मुसरत भी ड्राइव करेंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि इट्स अ टीम कॉम्बिनेशन। और हम सारे मेंबर जो है ना जब तक ऑपरेशनल नहीं होंगे उस वक्त तक ये एक्सपीडिशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हम तीनों ड्राइवर होंगे। ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, मुसरत साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस सफ़र को लेकर? ज़ाहिरी तौर पर एक बड़ा लंबा सफ़र, मुश्किल सफ़र होने वाला है, तो इसके लिए किस किस्म की तैयारी की ज़रूरत है? शबादा, मेरा बहुत खुशी है कि मैं इतना लंबा सफ़र कर रही हूँ और पाकिस्तान की लड़कियाँ अब तक नहीं किए, तो मैं फर्स्ट लड़की हूँ कि मैं इतना लंबा सफ़र करे, वो ये अनोखा है। और पाकिस्तान की बेटी हूँ मैं, और पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र बनना चाहती हूँ।
और पाकिस्तान को बाहर मुल्क में प्रेजेंट करना चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा नासिर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अब इस रिक्शे का हम डिज़ाइन देख रहे हैं, जो तस्वीर हम तक पहुंची हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में ट्रक आर्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसी से आपने भी इंस्पिरेशन लेकर इस रिक्शे को सजाया है, तो इसकी तैयारी में कितना वक्त लगा है? ये आइडिया फिर किस तरह से डेवलप हुआ? अच्छा, शुरू में मैंने जैसे बताया कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान के कल्चर, इसकी हेरिटेज, और ये आपको पता है पाकिस्तानी ट्रक आर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। इवन जब गोरे आते हैं तो वो, क्योंकि आते रहते हैं, मेरे फ्रिक्वेंट दोस्त हैं, तो वो सबसे पहले वो कोशिश ये करते हैं कि मुझे कहते हैं कि यार इस पर ट्रक आउट करवाओ पाकिस्तानी। आपको पता है लंदन में W11 बस हमारी फेमस, वो भी एक खड़ी है म्यूज़ियम में। तो हमने कहा चूँकि हमने एंड लंदन पे करना है और पूरे ट्रैवल करते हुए जाना है, रूट मैं आपको बताता हूँ, ईरान, टर्की, ग्रीस, शेंगन, फिर वहाँ से हमने फेरी लेके इटली, स्विट्ज़रलैंड, आपके वहाँ से फ्रांस और आपका UK पे। और इसमें जो है ना पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की माशाल्लाह सपोर्ट है, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है, और उसमें हमारी कॉल ऑन्स है एम्बेसडर्स के साथ, लोकल मेयर्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में लेक्चर्स भी हैं। तो जब ये चीज़ें सारी हैं तो हमने कहा इसको ट्रक आर्ट में करते हैं, जो कि बड़ा यूनिक लगेगा और पाकिस्तान का कल्चर हम आगे लेके जाएंगे। और उसमें हमने जो ट्रक आर्ट में पेंटिंग की है, उसमें वो इस तरह की है कि लेफ़्ट साइड पे जो है बतूते के, वो हमने पाकिस्तान की अपनी सकाफत दिखाई है पूरी, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है। और उसकी तो दूसरी तरफ है ना, तो जो हमारा रूट में कंट्रीज़ हैं ना, उनकी जो हेरिटेज नेशनल साइट्स हैं, उनकी हमने पिक्चर पेंट की है, ताकि उनको पता चले कि हम आ रहे हैं तो तैयारी करके आए एज अ फ्रेंडली जेस्चर। उनको जो एक तरह का फ्रेंडली जेस्चर भी हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द एक्सपीडिशन थ्रू गवर्नमेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम गिफ्ट कर दें पाकिस्तानी बतूता को किंग चार्ल्स को। उनसे मुलाकात का भी इंशाल्लाह हो रहा है। रास्ते में इटली में पोप फ्रांसिस है, उनसे भी कोऑर्डिनेशन करें। प्लस जो रिक्शा कंपनी, आपको पता है पीजो कंपनी है इटालियन, जिसने फर्स्ट टाइम रिक्शा इंट्रोड्यूस किया था जापान के बाद, तो हमारी उस कंपनी में भी विज़िट हमने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये था कि ट्रक आर्ट में करें, पाकिस्तान को आगे पेश करें कि एक कुछ कर सकें पाकिस्तान के लिए। तो कितना वक्त लगा इस रिक्शे को तैयार करने में और कहाँ से ये रेडी करवाया गया है? अच्छा, ये जो है ना एक दोस्त हमारे फैसलाबाद के बहुत अच्छे ट्रक आर्ट, तो हमने उनको चूज़ किया है। तो इसमें कोई महीना लगा हमें तैयार करने में और उसको डिज़ाइन करने में। बाकी डेकोरेशन तो आपको पता है यहाँ से हो जाती हैं चीज़ें, तो ये सिलसिला था, महीना लगा इसको। तो मालिक साहब ये बताइएगा कि अभी इस रिक्शे पर आप लोगों ने कोई अभी ट्रैवल किया है, कहीं पर गए हैं? जी हमने इसके ऊपर इनलैंड ट्रैवल किए हैं, चोलिस्तान लेके गए थे इसको, और रिक्शा ने पहली दफ़ा जीप रैली में पार्टिसिपेट किया, और फिर जो है ना उसके बाद से उन्होंने आइंदा के लिए रिक्शा रन रख लिया जीप में। और फिर हम इसको चोलिस्तान चित्राल लेके गए चिलन जोशी फेस्टिवल में, और ये हमने इनलैंड टूर करके हमने मशीन को टेस्ट किया, प्लेन लैंड के ऊपर भी और हिली एरिया में भी। तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था, बेसिकली जब जो हमारा मकसद है इस पूरी एक्सपीडिशन का, वो था कि हम अपने कल्चर को, अपनी टूरिज़म को हम उसको फ़रोग़ किस तरह दे सकते हैं ना, कि हम ये तो कर रहे हैं, तो अपने पैशन के थ्रू हम पाकिस्तान की खिदमत कैसे कर सकते हैं ना। तो उसके अंदर हमने रिक्शा इसलिए भी सिलेक्ट किया था कि रिक्शा पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है, सब कॉन्टिनेंट का, और जब हम उसको रिक्शे को खुद बाहर लेके जाएंगे तो हम अपने कल्चर को बाहर लेके जाएंगे। फिर हमने रिक्शे को ट्रक आर्ट दिया जो कि वर्ल्ड फेमस है। फिर हमने कैलाशी मुसरत को ऐड किया, क्योंकि हम कल्चर को भी बाहर लेके जाना चाहे, सकाफत को बाहर लेके जाना चाह रहे थे। पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड कंट्री है, हमारे पास बड़ी कल्चर साइट्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं, तो हम इन सब चीज़ों को हम बाहर लेके जाना चाह रहे थे प्रैक्टिकल स्टेप्स के से, खाली बातों से नहीं। तो ये सब कुछ इस तरह हम प्लान हुआ था, ये सारा कुछ। ठीक है, तो अभी फिर रिस्पांस आपको कैसा मिला था जब आप इस रिक्शे के साथ आपने ट्रैवल किया है विद इन द पाकिस्तान, आपको क्या रिस्पांस मिला? जी बहुत लोग बहुत एक्साइटेड थे, और उसकी ज़िंदा मिसाल मुसरत साथ बैठी हैं। और जब ये कैलाश गया तो रिक्शा जैसे चोलिस्तान में पहली दफ़ा गया था, इस तरह कैलाश ही पहली दफ़ा गया, और जो है ना लोगों ने वार्म वेलकम दिया। और फर्स्ट टाइम वहाँ के जो लोग थे जो कभी जिन्होंने मेन लैंड में ट्रैवल नहीं किया था, तो उनके लिए एक बड़ी एक अनोखी सवारी थी बोली, और उनके दरमियान थी, और पीपल वर वेरी एक्साइटेड। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो
ट्रैक है ना जो कैलाश का नीचे चित्राल से अयून से और ऊपर बमरीड का, वो 4x4 का ट्रैक है, कोई 15-20-25 किलोमीटर का। तो वो क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है बतूता कि हमने थोड़ा सर्वे तो किया था, तो हम जब पहुँचे आज तक वहाँ पे रिक्शा नहीं पहुँचा था क्योंकि इट्स टोटली इम्पॉसिबल, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमने पहुँचाया वहाँ पे। तो वो इतना फेमस हुआ जोशी फेस्टिवल में, हर कोई जो ना कह रहा था कि सर यू आर जो ना आपने आके ज़बरदस्त किया, और वो दोज पीपल और अमेज्ड, और ये कह सकते हैं। बाकी ये जिस तरह पब्लिक डिप्लोमेसी होती है ना, जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने कॉन्सेप्ट दिया है, तो आप इसको कह सकते हैं ये रिक्शा डिप्लोमेसी है, लेके हम चल रहे हैं आगे, पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं ताकि कुछ कर सकें पाकिस्तान के लिए इस मुश्किल वक्त में। ठीक है मुसर्रत, आप ये बताइएगा, जिस तरह से मालिक भी कह रहे हैं, नासिर भी कह रहे हैं कि वो तो लीडिंग ड्राइवर्स होंगे इस सफ़र में, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप ही रिक्शा चलाएंगी, तो पहले अब आप ये एक्सपीरियंस ले चुकी हैं, आपने ड्राइव किया इसको? हाँ, पहले तो मेरी एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी। ये ड्राइविंग सीख रही हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस अभी जारी है? जी बिल्कुल, और जी बिल्कुल, और ये जाने से पहले ये इंशाल्लाह ड्राइवर होंगी, क्योंकि हमारा इस पूरी एक्सपीडिशन का मकसद भी यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट का किया जाए। और हो गया, अगर कैलाश से लड़की आके ये सफ़र कर सकती है, रिक्शा चला सकती है, तो पाकिस्तान की ख़वातीन भी कर सकती हैं, दे हैव द विल। और दूसरी बात ये कि हम अपने इस सक्सेसफुल एक्सपीडिशन के बाद हम पिंक रिक्शा भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि ड्रिवन बाय वुमेन होगा, और जो है वो ख़वातीन की ट्रांसपोर्टेशन को इजी करेगा। ठीक है, यकीनी तौर पर एक बड़ा ही अच्छा जेस्चर होगा, और शायद आप लोगों ने भी अपने इस प्लान में इस चीज़ को ऐड किया होगा कि जब आप लोग लंदन पहुंचे तो ये जो रिक्शा है ये अगर मुसर्रत चला रही होंगी तो बड़ा एक अच्छा जेस्चर भी वहां पर जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ नासिर साहब ये भी बताइएगा कि इस मुहिम की तकमील में कितने दिन लगेंगे, जो पाकिस्तानी बतूता है ये कितने अरसे में लंदन पहुंचेगा, इस ट्रिप को आपने किस तरह से प्लान किया है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिर्फ बताते चलूँ कि ये मेरा पहला नहीं, मैं फर्स्ट 97 में भी टर्की तक बाय रोड कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा। तो वहीं से मुझे थोड़ा सा से कहते हैं ना कि चस्का लगा था ना सॉफ्टवर्ड। अच्छा, इसमें ये कि चूँकि हमने लंदन पहुँचना है, ठीक है, और एम्बेसीज़ के वो कंट्रीज़ में जाना हमारी एम्बेसीज़ मौजूद है, तो हमने एक शॉर्टेस्ट रूट इसलिए रखा है कि आपको पता है बतूता जो रिक्शा है वो लॉन्ग रूट्स के लिए नहीं है, तो उसको हमने एज अ चैलेंज लिया है। तो हमने जो शॉर्टेस्ट रूट में ये कि ईरान है, टर्की है, ये तो डेफिनेटली 2 कंट्रीज़ हैं। फिर टर्की से हमने ग्रीस शेंजन में आएंगे, वहाँ से हमने फेरी लेके इटली आ जाना है, क्योंकि इटली में हमारी पोप फ्रांसिस, और इटली इटसेल्फ के जो ना बड़ा खूबसूरत कंट्री है, और वहाँ पे वो पीजो कंपनी भी है। तो वहाँ से होते हुए हम स्विट्ज़रलैंड स्विफ्ट सेल्फ से होते हुए फ्रांस पेरिस, देन आपकी कैलिस से फेरी लेके डोवर और इंग्लिश चैनल क्रॉस करेंगे और इंशाल्लाह लंदन पहुँच जाएंगे। तो ये 60 दिन में 60 डेज तकरीबन टेंटेटिव। और इसमें 60 डेज इस तरह कि इसमें जो जहाँ पे एम्बेसीज़ हैं या कैपिटल्स हैं, एम्बेसीज़ हैं हमारी, तो वहाँ पे चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वहाँ पे लेक्चर्स भी देने, मेयर से भी कॉल ऑन है, एम्बेसडर से तो डेफिनेटली है, तो हमने एक 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं वहाँ पे। तो ये करते हुए मैक्सिमम 60 डेज़ में हम, अल्लाह ने चाहा तो हम पहुँच जाएंगे। और डेली हमारे 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैवल नहीं है, ये सिलसिला है। ठीक है। अच्छा नासिर साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पहले भी आप एक ट्रैवल कर चुके हैं, बट इस चीज़ को अब 27 साल गुजर चुके हैं, तो रिक्शे पर एक अनोखा ये एक्सपीरियंस भी होगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, मौसम की सख्तियां भी होंगी, उसके लिए फिर कैसे आपने प्लान आउट किया है? रिक्शा भी ख़राब हो सकता है, उसका आपने मुतबादिल क्या सोचा है, खुदा ना खास्ता? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। लोग हमेशा हम जो तीनों हैं ना, हम समझेंगे हम जुनूनी हैं, हम जो है ना कंफर्ट जोन में, हमें अगर हम कंफर्ट जोन में तो हम कहते हैं कि हम मर गए, हम कंफर्ट जोन से बाहर हमें निकलना पसंद है, ठीक है। और बाकी ये कि जो ना चीज़ें हमने वर्कआउट की हुई हैं, डेफिनेटली हमेशा वो कहते हैं कि इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी। जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, जर्नी में चीज़ें आती भी हैं, हर्डल्स भी आते हैं, चाहे वो जितना भी एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन वही ये चीज़ें जो हैं, आपको अगर कोई हर्डल्स आते हैं वो उसको आपने किस तरह टैकल करना है, वो इस पर खूबसूरती है उस जर्नी का। बाकी ये कि हमने OJTs ऑन जॉब ट्रेनिंग्स की हुई हैं, हमें चीज़ें पता है, फॉल्ट हो जाए तो मैकेनिकली थोड़ी बहुत जो है ना हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बाकी हम जिन जिन टेरेन में जा रहे हैं वहाँ वर्कशॉप्स हैं, सब कुछ है, कुछ स्पेयर्स भी कैरी करके जा रहे हैं, तो ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई मसला नहीं होगा। ये हम
ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस रूट के दौरान किसी किस्म की मुश्किल का, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, अगर सामना करना पड़ता है तो हम देखते हैं कि हमें गाड़ियों के मैकेनिक्स मिल जाते हैं, बाइक्स के मैकेनिक मिल जाते हैं, बट फिर अगर आप किसी और मुल्क में पहुंचते हैं, वहां पर ऐसी किसी हर्डल का सामना करना पड़ गया, फिर क्या प्लान है आपके ज़हन में? अच्छा, मैं एक ऐड करता हूँ इसमें, ये कि इसमें कोई ख़ास मैकेनिक्स नहीं है रिक्शे में बतूता। इसमें जो डिज़ाइन है ना, वो समझेंगे इट्स अ मोटरसाइकिल, इसमें एक व्हील ज़्यादा लगा है, इंजन वही बाइक का है 219 सीसी, बाकी चीज़ें बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं अगर हमारे पास स्पेयर्स हों। बाकी मलिक साहब बताएंगे आपको। जी बिल्कुल, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है जैसे बड़ी व्हीकल्स की होती है ना। ये हमने बड़ा सोच समझ के इसको हमने सिलेक्ट किया है कि हम एक तारीख भी बनाएं, पाकिस्तान को खिदमत भी करें, उसके कल्चर को, सकाफत को, टूरिज़म को हम फ़रोग दें, और हम ऐसी व्हीकल लिए जो कि इजी टू हैंडल है। ये इवन एक बंदा भी इसको हैंडल कर सकता है। उसको अगर वो ख़राब हो गया, इसको हमें अभी मेरे एक जानने वाले हैं, वो लैंड क्रूज़र पे चित्राल गए, तो वो इतना कहते हैं कि इतना मुश्किल लगा उनको, क्योंकि व्हीकल इतनी भारी है और उसको लेके जाना, उनकी कमर की तकलीफ़ उनको हो गई। और रिक्शे के अंदर वो जो है अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो हमें 4 व्हील की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसके बड़े सिंपल से हैं, हम जो उसके ज़रूरी जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके हमने चेंज करने की ट्रेनिंग भी ली है, वो हम खुद चेंज भी कर सकते हैं, और वो हम साथ लेके जाएंगे, और वी विल मेक इट ए सक्सेस इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह एक चीज़, आखिरी चीज़ कि ये बेसिकली बहुत लाइट वेट है, ठीक है। तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों को, दोस्तों को कहता हूँ कि माइंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चीज़ें आती हैं तो ये इजीली टो भी हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो टीम इतनी केपेबल है कि इसको टो करके कहीं भी पहुँचा सकती है। ठीक है, तो मालिक साहब, जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि जो सफ़र का आगाज़ है 14 अगस्त से होने जा रहा है, और इसका आगाज़ ऐवान सदर इस्लामाबाद से होगा, तो प्रॉपर इसकी कोई तकरीब है फिर उस दिन पर, और कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो उस दिन फिर आपको वहाँ मौजूद होंगी आपके साथ? मैं पहले एक तस्दीक कर दूं कि ये हम प्राइम मिनिस्टर हाउस से इसको स्टार्ट करना है, ऐवान सदर से नहीं। ठीक है। दूसरा, हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन और कल्चरल अता तार साहब से मुलाकात हुई है, और उन्होंने हमें बड़ी सपोर्ट दी है, और गवर्नमेंट इज़ कमिटेड एंड स्टैंड विद अस, बिकॉज ये हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इट्स अ रिक्शा और पब्लिक डिप्लोमेसी आप इसको कह सकते हैं, और हम अपने सॉफ्ट इमेज को, जो कि एक्चुअल में है, जो कि बाहर की दुनिया नहीं जानती, हम उसको लेके जा रहे हैं बाहर। तो इसमें हमारी मिनिस्टर साहब के अलावा ऑनरेबल सेक्रेटरी हेरिटेज, उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें अपनी पूरी सपोर्ट का इजहार किया है, और दे विल इंशाल्लाह डू इट। और ये हम जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब स्टार्ट करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर हम रिक्वेस्ट की है हमने कि प्राइम मिनिस्टर हमें सी ऑफ करें वहाँ से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, क्योंकि इसकी जो कल्मिनेशन है, इस एक्सपीडिशन जब इख्तिताम पजीर होना है, वो एज़ पर जैसे नासिर साहब ने बताया कि फॉरेन ऑफिस इज़ वर्किंग, हम ये चाह रहे हैं कि किंग चार्ल्स बिंगमिंग पैलेस में हम इसको ख़त्म करें। और इसके साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ है इंशाल्लाह, तो जो लोकल ब्रांड्स हैं वो भी दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड, क्योंकि हम जैसे साजगार है इस वक्त जो रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड सपोर्ट अस। और जो बाकी जो ब्रांड्स हैं, मार्केट बहुत बड़ी है दुनिया में, ये एक बड़ा अच्छा और नादर मौका है उन सब हमारे लोकल ब्रांड्स के पास कि वो हमें सपोर्ट करें, हम उनको बाहर लेके जाएं, उनको डिस्प्ले करें बाहर, और पाकिस्तान की जो है ना इकोनॉमी को भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा इससे। ठीक है मुसरत, आप बताइएगा कि बहुत लंबा सफ़र है, तो इस लंबे सफ़र में क्या आपके अब जो 2 पार्टनर्स आपके साथ मौजूद हैं इस सफ़र में, उनके लिए कोई कैलाशी खानों का एहतमाम भी आप करेंगी? वो तो हम ये दिन का सफ़र 6 घंटे का है, वो अगर रास्ते में की ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। और नासिर साहब, आप ये बताइएगा कि इस मुहिम में पाकिस्तान समेत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से तो ताउन किया ही जा रहा है, और कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां से आपको प्रॉपर वहां से फैसिलिटेट किया जाएगा और ताउन किया जा रहा है? अच्छा जी, आपको मैंने जिस तरह बताया कि ये मेरा शुरू से शौक़ था, तो मेरे माशाल्लाह काफ़ी दोस्त जो गोरे हैं, अब्रॉड हैं, तो स्पेशली मैं इटली का बताना चाह रहा हूँ कि इटली में वहाँ पे क्लब है, ऑटोमोबाइल्स क्लब, जो कि तो वो भी, उन्होंने भी हमें इन्विटेशन भेजा है
तो वो सारे वेट कर रहे हैं कि जो ना व्हेन यू आर कमिंग। तो हर चीज़ है वहाँ पे, यानी उसके थ्रू भी दोस्त यानी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिसे हम ओवरलैंडर्स कहते हैं, क्लब्स भी हैं जो हमारे साथ, इनके साथ हमारे लिज़ान है, इंशाल्लाह दे विल सपोर्ट अस और गिव अस की फुल प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। नासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल मालिक कुरैशी और मुसर्रत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था, और इस तरह से लग रहा है कि अब एक रिक्शा डिप्लोमेसी जो है वो उसका आगाज़ किया जा रहा है ताकि जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है वो भी दुनिया के हर कोने में पहुंचे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब आपके साथ एक वायरल वीडियो शेयर करेंगे। अमरीकी रियासत मिशिगन में एक मुलजिम की अदालत पेशी के मौके पर एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसने न सिर्फ जज बल्कि पूरी ही अदालत को हैरान करके रख दिया है। और वाकया कुछ इस तरह से था कि मुअत्तलशुदा लाइसेंस वाले शहरी ने जूम के जरिए वर्चुअल कोर्ट की समाअत में कार चलाते हुए ही शिरकत की है। तो जज की जानिब से इस हरकत पर मुलजिम को पुलिस स्टेशन जाकर अपनी गिरफ्तारी पेश करने की हिदायत जारी की गई है। न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये वीडियो भी इस वक्त देख रहे हैं और इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम ये जवाब दे रहा है कि दरअसल वो अपने डॉक्टर के पास जा रहा है, इसलिए सिर्फ उसे थोड़ा सा ही वक्त दिया जाए कि वो अपनी गाड़ी को पार्क कर सके, क्योंकि उससे जो बात की जा रही थी वो इस हवाले से की जा रही थी कि आपने गाड़ी चलाते हुए आपके चालान हुए हैं। और जब जूम कॉल पर उसको लिया गया तो उस वक्त भी वो मुलजिम कॉल पर ही मौजूद था और वो ड्राइव भी साथ साथ कर रहा था। तो मुलजिम के इस जवाब ने जज को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया, जबकि कमरा अदालत में जो लोग मौजूद थे वो भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जो बहुत ही अनोखा वाकया पेश आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पर इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सख्ती है और वहाँ पर इस हवाले से कार्रवाई भी की जाती है। सड़कों पर कैमरास मौजूद हैं जो आपको मॉनिटर करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस शख्स की जानिब से इस केस में भी जब वो पेश भी हुआ है तो वो जूम कॉल पर पेश हुआ है, ड्यूरिंग ड्राइविंग वो पेश हुआ है, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि वो पुलिस स्टेशन जाएं और अपनी गिरफ्तारी वहाँ पर पेश कर दें। अब शामिल करते हैं न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं उन मशरूबात के हवाले से जो गर्मियों के इस मौसम में हमारे जिस्म की शदीद ज़रूरत है। गर्मियों का मौसम है और गर्मी की शिद्दत भी हम सबको ज़ोरों से महसूस हो रही है, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि हब्स का मौसम भी शुरू हो चुका है। और इस मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए और साथ ही साथ जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी लोग तरह तरह के मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। और इन तमाम मशरूबात में ही तकरीबन हम देख रहे हैं कि चीनी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा किया जाता है। तो ये मीठे मशरूबात जिनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी शामिल हैं, ये जिस्म को फ़ायदा तो नहीं देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। मीठे मशरूबात के ज़्यादा इस्तेमाल से जिगर की बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिगर के इर्द गिर्द चर्बी का इकट्ठा होना भी ख़तरे की अलामत है। और इसी तरह ये दिल के लिए भी ये मशरूबात ख़तरे का बाइस बनते हैं। आज इसी हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। माहिर ग़िज़ाइयत ने हमें ज्वाइन किया है फ़ातिमा तारिक साहिबा ने। फ़ातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जितने भी मशरूबात का हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि उसमें जो शुगर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, चाहे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हो या हम किसी फल का भी जूस बना रहे हो, तो हम उसमें शुगर ज़रूर ऐड करते हैं। अब पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक रुझान है कि हम शुगर को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम रोटी इस्तेमाल करें, बल्कि इवन हम रोटी से भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारी स्टेपल फूड है। इसको अगर देखा जाए कि शुगर जो हम लोग सोचते हैं कि शुगर तो लिक्विड फॉर्म में हमारे अंदर जा रही है, वो हमें नुकसान नहीं कर रही है, बट असल में वो शुगर हमारे सॉलिड फूड में, अगर हम किसी पेस्ट्री या केक में अगर वो शुगर डाल के ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करें जूसेस में, वो शुगर हमें ज़्यादा नुकसान दे रही है, क्योंकि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। तो इस तरह वो जाके हमारी बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स और डिफरेंट ऑर्गन्स पर जाकर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अब अगर हम टेबल शुगर जैसे कि हम चीनी की बात करें, वो उसमें दो फॉर्म है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो 50% उसका कंसंट्रेशन अमाउंट में होती है। फ्रुक्टोज हमारी बॉडी का उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो जाके डायरेक्टली लिवर पे अफेक्ट करती है। एक लिवर पे स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, जिससे लिवर में जो फैट की कंपोजिशन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होती है, जिससे फैटी लिवर हो गया, सीवीडी का मसला होगा। उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स पे फैट आता है और बेली फैट को भी वो इंड्यूस करवाता है। ठीक है, तो फिर यही एक बुनियादी वजह है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि
में जो हमारे शुगर के मरीज़ हैं वो हम दुनिया भर में इस वक्त पहले नंबर पर भी आ चुके हैं और यही इसकी मेन वजूहात भी हैं। लेकिन साथ ही साथ अब हमें इसका हल भी तलाश करना है कि जितने भी हम जूसेस इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम अपने जिस्म को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लेते हैं, अब उसमें क्या ऐसी चीज़ ऐड की जाए कि एक मीठा जो फ्लेवर है वो भी आपको मिल जाए, क्योंकि अगर हम फालसे के जूस से ही स्टार्ट कर लें तो वो आपसे जितना वो तुर्श होता है तो फिर वो आपको कंज्यूम करने में, पीने में प्रॉब्लम होती है। उसका क्या हल होना चाहिए? देखा जब अल्लाह ताला ने हमें कुछ फल जैसे अदा किए तो उसमें एक नेमत है कि हमारे लिए वो मीठे हैं, तो उसमें तो कुछ फल तो होते हैं उसमें तो हम लोग मीठा इस्तेमाल नहीं करते, जैसे जूसेस हैं, लेकिन हम फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे अब फालसे के जूस की उसमें हम स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, उसका एक ऑल्टरनेट है शुगर एडिटिव का, ऑल्टरनेट हम वो यूज़ कर सकते हैं। शुगर अगर हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करें हम बिल्कुल थोड़ी कंसनट्रेशन में, ताकि उसका जो थोड़ा है वो कम हो जाए। ठीक है, ठीक है। और इसमें आप फिर किस तरह से देख रहे हैं कि जब चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इन तमाम जूसेस में, अगर हम किसी भी जूस की बात कर लें, अगर लोग मैंगो का जूस पी रहे हैं या उसका शेक बना के पी रहे हैं उसमें भी चीनी ऐड करते हैं, जी। वो कितना नुकसानदेह है? वो बहुत ज़्यादा नुकसान, एक तो पहले ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे मैंगो एक जो फ्रूट है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, वो जब डायबिटीज़ का पेशेंट अगर उसको फॉर एग्जांपल ले रहा है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज, इवन 10 to 15 मिनट में आपका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई कर देता है। तो अगर वही आप बगैर शुगर, क्योंकि अगर भी इतना मीठा अगर आप उसमें शुगर नहीं भी ऐड करेंगे तो आपके लिए वो अच्छी बात है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट को तो वो लेना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो उसको मिल्क शेक की ज़रूरत ही नहीं है कि वो इतने महंगे इतने मीठे फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो ले रहे हैं, जो नॉर्मल लोग भी ले रहे हैं, उनको भी ज़रूरत नहीं है कि उसमें मीठा ऐड करके लें, क्योंकि वो फिर आपकी इंडेक्स को इतना ज़्यादा हाई करेगा कि आपको उसके बाद एकदम हाइपोग्लाइसीमिया, अक्सर पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया भी देखा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा मीठा लेते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, आजकल तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में हर तरह का फ्रूट दस्तयाब है, जिसमें अगर हम तरबूज की बात करें, खरबूजे की बात करें, हम गरमे की बात करें, ये तमाम फ्रूट हैं, उसके अलावा खरबूजा है, लीची है, इनकी अगर हम स्पेसिफिकली बात करना शुरू करें तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आजकल के सीज़न में फिर हमें करना चाहिए? एप्पल है, एप्रिकॉट है, एप्पल, उसके अलावा जो अमरूद है, अमरूद बहुत अच्छे हैं, आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आपके शुगर कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा अगर आप जामुन को देखें तो जामुन भी आजकल मौसम में है, वो आपकी भी शुगर कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए उसके अलावा डिफरेंट बीमारियों के जामुन आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरह जो आजकल मौसम में फल चल रहे हैं, अगर तरबूज को देखा जाए तो वो डिहाइड्रेशन को बहुत कंट्रोल करता है, उसमें आर्टिफिशियल तो ऐड हम नहीं करते, मोस्टली हम लोग ऐड नहीं करते, लेकिन अगर उसकी अपनी कंसंट्रेशन देखें तो वो बहुत मीठा होता है। लेकिन जब आप मार्केट्स का रुख करते हैं तो वहां पर फिर हम देख रहे हैं कि हर जूस के साथ कुछ छेड़खानी की जा रही है, उनमें कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करके एक नया फ्लेवर डाला जा रहा है, स्क्रीन उसमें डाली जा रही है और वो लोग बड़े मजे से पी रहे हैं कि ये तो तरबूज के जूस का या किसी भी फ्रूट के जो जूस का फ्लेवर ही चेंज हो गया है। हम पहले तो उसमें शुगर भी ऐड कर देते हैं, फिर सॉफ्ट ड्रिंक भी ऐड कर देते हैं। शुगर पहले ही इतनी ज्यादा हाई होती है, फिर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ वो एसिडिक नेचर में हो जाता है, वो एक तो स्टमक में जाके अल्सर का कोज भी करता है, उसके अलावा डिफरेंट बीमारियों का भी सबब बनता है। ठीक है। और अगर हम आलू बुखारे की बात करें, हम लीची की बात करें, चेरी की बात करें, इनको आपको क्या लगता है रॉ फॉर्म में यूज करना चाहिए या जूस भी आप पी सकते हैं? आप रॉ फॉर्म में भी यूज करते हैं, आप डिफरेंट फॉर्म में भी यूज करें, लेकिन अगर डायबिटीज पेशेंट है उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि वो सिर्फ रॉ फॉर्म में अगर एक मीडियम साइज का फ्रूट या एक मुट्ठी अगर देखा जाए तो उतना यूज करें। उनको हम फ्रूट जूसेस इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम एक फ्रूट यूज कर रहे हैं ना एक टाइम में, अगर फ्रूट जूसेस पे जाएंगे तो उसमें कम से कम 5-6 फ्रूट्स यूज होते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट को हम स्पेसिफिकली फ्रूट्स देते हैं, लेकिन बाकी पेशेंट आप लेना चाहते हैं तो आप फ्रूट जूसेस भी इस्तेमाल ठीक है। और आजकल एक वो लाइन है कि जी गर्मी का तोड़, ये वाला शरबत, ये हम तमाम ही जो फूड स्टॉल्स हैं, रेडियां हैं, उन पर लगे हुए देखते हैं। तो ये जो बाहर तमाम जूसेस बिक रहे हैं, ये लोगों की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हैं? इसमें अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करें कि हम उसको इसलिए ले रहे होते हैं ना कि हमारी हाइड्रेशन कंप्लीट रहे और हमें गर्मी ना लगे, पसीना आता है, हाइड्रेशन ज़ाया होती है तो वो ना हो। लेकिन अगर हम इसको इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में चीनी लेते हैं, वो हमारी हाइड्रेशन की जगह हमें डिहाइड्रेट करती है। बेसिकली इतनी ज़्यादा शुगर जो है वो डायूरेटिक होती है, जो कि यूरिन को इंक्रीज करवाती है, आपकी स्वेटिंग को और ज्यादा करती है और आपको लगता है कि नहीं आप तो पानी की फॉर्म में ले रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करवाती है कि आपको और डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है। ठीक है। और आजकल जिस तरह से गर्मी भी पड़ रही है, वैसे आजकल तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया क्योंकि बारिश हो गई, लेकिन वैसे जो गर्मी की शिद्दत पाकिस्तान में हो चुकी है, तो उसके लिए कौन से ऐसे मशरूबात है जिनका दोपहर के वक्त इस्तेमाल कर लिया जाए जो आपको सॉफ्ट ड्रिंक से भी बचा सके? जैसे हम देखते हैं कि इमली आलू बुखारे के पानी मशरूब का कहा जाता है।
अगर आप देखे जाएं तो हमारे लेमनेड है, लेमनेड में अगर शुगर ना ऐड करें तो आपके लिए बहुत अच्छा एक डिहाइड्रेटिव ड्रिंक है। डिटॉक्स वाटर आजकल यूज़ किए जाते हैं, वो पानी में डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स है वो डाल के आप वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर लस्सी है, लस्सी एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ की जा सकती है, उसमें आप शुगर नहीं ऐड करें, जिसको हम आम कच्ची लस्सी कहते हैं। कच्ची लस्सी कहते हैं। उसके अलावा योगर्ट ड्रिंक्स, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो फिर उसमें नमक को ऐड ना करें। तो उसके अलावा योगर्ट ड्रिंक्स हैं डिफरेंट किस्म के। उसके अलावा जो फ्रेश फ्रूट के जूसेस हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और सत्तू के हवाले से भी पूछा जा रहा है, मेरे से टीम मेरी पूछ रही है कि वो कब यूज करना चाहिए, इस्तेमाल उसका किस तरह से करना चाहिए? सत्तू पे हम ये है कि हम जब सत्तू यूज करते हैं तो हमने देखा हुआ कॉमनली हम साथ शक्कर भी ऐड करते हैं। हम कहते हैं कि शक्कर एक रॉ फॉर्म में है तो वो हमें फायदा देती है, लेकिन शक्कर और जो शुगर है, हमारी जो टेबल शुगर होती है, व्हाइट शुगर होती है, उनकी एक ही कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो एक ही तरह से आपको नुकसान दे रही होती है। बट हम इसमें शक्कर इतनी ज्यादा ऐड कर देते हैं कि अगर हम उसको उतनी ज्यादा नुकसान और कर देते हैं। लेकिन अगर आप सत्तू लेना चाहते हैं तो आप प्लेन ले सकते हैं, पानी में डालकर सत्तू लेंगे, उसमें प्रोटीन काफी ज्यादा जिस तरह से हम नुकसानात की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जिस्म को वो फील नहीं हो रहा होता, कौन सी ऐसी अलामात हैं कि आपको पता लग जाए कि आप शुगर की इंटेक अब आपने ज्यादा ली है? आप जब शुगर की इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं ना तो आपको एकदम नर्वसली फील होना स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है कि आप में स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, आपको इवन के एंग्जाइटी भी फील होती है जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट में हाइपोग्लाइसीमिया, अक्सर पेशेंट में, जैसे मैंने बताया पहले भी, हाइपोग्लाइसीमिया भी स्टेट में चले जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा शुगर लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल से आप लेजी भी हो जाते हैं? जी जी, शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल से इसलिए लेजी होती है। शुगर बेसिकली ना डोपामिन को रिलीज करवाता है ब्रेन से। जब आपके बॉडी से ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है, वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्लेयर का फीलिंग देते हैं, आपको एक रिवॉर्डिंग फील होती है, आप रिलैक्स हो जाए, आपको और ज्यादा क्रेविंग्स होती है शुगर की। तो उस स्टेट में ये होता है कि जब बॉडी से आप रिलैक्स हो जाते हो तो आपको और ज्यादा लेजीनेस फील होती है। लेकिन जो लोग मीठे के शौकीन है फिर वो क्या करें, उनके लिए हल क्या है? मीठे के लिए वो नेचुरल चीजों पे जाएं, नेचुरल फ्रूट्स हैं, नेचुरली उसको तरीके से यूज करें। डिफरेंट फ्रूट है, वाटरमेलन को प्यूरीज बना लें या फिर उनका फ्रूट्स जूस यूज करें। डिफरेंट डेजर्ट उसके बनाए जा सकते हैं विदाउट एडिंग शुगर। उसके अलावा स्टीविया एक फॉर्म में यूज की जा सकती है कि कोई एडिट उसमें इतने ज्यादा वो, लेकिन वो भी फिर मॉडरेशन में। अगर हम फलों की भी बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे घरों में पेटियों की सूरत में फल आते हैं और फिर वो खाए भी उसी तरह से जाते हैं। अगर इसकी बात करें फलों की तो उसकी सर्विंग साइज को देखा जाए तो 1 से 2 फल पूरे दिन में बहुत होती हैं, बट जब हम खाना स्टार्ट करते हैं हम 5, 6, 7, 8 खा ही जाते हैं। स्पेशली अगर आज जैसे मैंगो का सीजन है, जब लोग उसको रॉ फॉर्म में भी ले रहे होंगे, मिल्क शेक भी बना रहे होंगे, उसके डेजर्ट भी लेंगे और एक ही टाइम में पूरा दिन खा रहे होते हैं, तो ये उनके लिए काफी नुकसान। और फ्रूट्स के हवाले से फिर यही कहा जाता है कि उसको एज अ स्नैक यूज करना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ देखने में आया कि लोग ज्यादातर वो कोशिशें करते हैं कि उसको फिर अपना मील बना लेते हैं। ये कितना गलत है? लोग अक्सर तो खाने के बिल्कुल बाद ही फ्रूट खाना स्टार्ट करते हैं। हम जो कहते हैं कि आप एक 5 टाइम के चार्ट बनाते हैं जिसमें जैसे कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, फिर स्नैक है, फिर लंच है, फिर स्नैक और फिर डिनर है। बट हम लोग क्या करते हैं कि डिनर में भी फ्रूट्स खा रहे हैं, लंच में भी फ्रूट खा रहे हैं और ब्रेकफास्ट में भी फ्रूट खा रहे होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अभी जिस तरह से दिल के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझ के चलना कि उन्हें भी जो शुगर की इंटेक है वो एक अच्छी मिकदार में उसको बैलेंस रखना है ताकि उनके जो दिल के मसाइल हैं वो भी ना बढ़ जाएं। शुगर बेसिकली जब बॉडी में जाती है ना तो ये जाके लीवर पे डायरेक्ट अफेक्ट करती है। लीवर ने फैट की डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है। जब लीवर पे ओवरलोड होता है वो फैट की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता, यानी कि फैट को साफ नहीं करता, उसको डिस्पोज नहीं करता। जब उसकी नहीं होती तो वो जाके ब्लड में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर जमा स्टार्ट होना हो जाता है। तो इससे ये होता है कि जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो वो डिफरेंट दिल की बीमारियों को, CVD हो गया, स्ट्रोक हो गया, इनके मसाइल का सबब बनता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ फातिमा तारिक साहिबा मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे छोटी जेल जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान एक जजीरा है जिसे जजीरा सार्क कहा जाता है। और ये वो जगह है जहां दुनिया की सबसे छोटी जेल वाक़या है जिसके मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं न्यू की स्क्रीन पर। और ये जेल अब भी ज़ेर इस्तेमाल है और ये जेल देखने में एक छोटा सा घर दिखाई देती है जिसमें सिर्फ 2 जेल के कमरे मौजूद हैं। इस सार्क जजीरे पर ना तो कोई गाड़ी मौजूद है, ना ही कोई सड़क मौजूद है और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी जेल है जो कि 1856 में कायम की गई थी। इस एक जेल के कमरे की पैमाइश 6 फुट बाय 6 फुट है जबकि दूसरे की पैमाइश 6 फुट बाय 8 फुट बताई जा रही है। उन दोनों कमरों को एक तंग राहदारी के जरिए ही अलग किया गया है। तो ये बड़ा एक
अजीब सी ये जेल बनाई गई है। यहाँ पर इन दोनों कमरों में छोटे लकड़ी के बिस्तर भी मौजूद हैं जिन पर कैदियों के सोने के लिए पतले गद्दे भी डाले गए हैं। और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर कैदियों को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 दिन ही रखा जाता है, जिसके बाद उन्हें पड़ोसी जजीरे ग्रेंसी पर वाक़े बड़ी जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। और इस जेल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे छोटी जेल के एजाज़ से नवाजा भी गया है, जो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो कमरे मौजूद हैं उसकी डायमेंशंस भी हमने आपको बताई हैं। लेकिन हैरानगी की बात है कि यहाँ पर कोई सड़क मौजूद नहीं है, कोई गाड़ियाँ मौजूद नहीं हैं, तो क्राइम कहाँ पर हो रहा है, ये कैदी कहाँ से लाए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये इस जेल की हिस्ट्री थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।